ओके, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट हमारा टॉपिक रह गया था मोस में। ठीक है, प्रोसेस मैक्रो में वो रिग्रेशन सॉरी मॉडरेशन और मेडिएशन रन करना। बाकी ये थ्योरी तो उस दिनों हो गई थी। ठीक है, अभी ये मॉडल है। ठीक है, इकोनॉमिकल CSR, ब्रांड लॉयल्टी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन मीडिएट बिटवीन दीज टू। ठीक है, ये उस दिन हम लोगों ने मॉडल भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये 03 एमओस की जो डेटा फाइल है उसमें आप 03 अगर प्रैक्टिस के लिए आपने वो करना है तो 03 आप ओपन करोगे। मैं भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोसेस मैक्रो इंस्टॉल किया तो हम जाएंगे एनालाइज में, रिग्रेशन और प्रोसेस मैक्रो सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ तो 3 मेरे पास आ रहा है, लेकिन आप लोगों के पास एक ही होगा 4.2 जो अभी जिस तरह अभी मैंने वो किए। ठीक, तो ये बिल्कुल स्पेसेस के बाकी एनालिसिस जिस तरह रिग्रेशन टी टेस्ट वगैरह हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे भी ये वाई वेरिएबल एक्स वेरिएबल, ठीक है, ये दोनों मांगते हैं। और यहाँ पे जो है मीडिएटर और यहाँ पे मॉडरेटर और यहाँ पे कोई वो जो कोवेरिएट होगा ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी यहाँ पे ये जिसके इसके जो है मॉडल जो तकरीबन 96 फर्स्ट टाइम जो इसने वो बुक टेम्पलेट दिया था तो उसमें 96 मॉडल दिए थे। मैं अगर आपको मॉडल भी एक दफ़ा वो दिखा दूँ, ये भी आप लोगों की ये टेम्पलेट जो है ये भी उसमें पड़े हुए हैं। आप जब प्रोसेस मैक्रो का फाइल वो डाउनलोड करोगे तो इसमें ये भी पड़े हुए सारे ये टेम्पलेट वगैरह जो है बाकी। यहाँ पे ये जो है इस पे उस दिन जो ये देखो 92 टोटल इसमें मॉडल्स आप रन कर सकते हो। और ये टेम्पलेट में जो है टेम्पलेट के हिसाब से आप अपने स्टडी के साथ लिंक कर दोगे कि आपका मेडिटेड मॉडरेशन है। जो इसके डिफरेंट वो होते हैं, अभी मैं आप लोगों को ये सिर्फ ओपन हो जाए। अभी ये मॉडल 1 ये जो है मॉडरेटर का है। ठीक है, ये इस तरह आप पेपर में और स्टैटिकल जो कंसेप्चुअल डायग्राम है वो इस तरह होगा और स्टैटिकल ये इस तरह होगा। ठीक है, एक्स आपने देना है, एम देना है और एक्स एम। ठीक, ये इसके डिफरेंट टाइप्स के वो है मॉडल्स है। ठीक है, अभी क्योंकि हम मॉडरेटर रन कर रहे हैं तो मॉडरेटर ये टेबल सॉरी मॉडल नंबर 4 जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को स्लाइड में दिखाया, ये जो है। ठीक, तो अभी क्योंकि हम सिंपल मेडिएशन रन कर रहे हैं तो ये मॉडल हम लोग यहाँ पे हम क्या करेंगे जब वेरिएबल इंटर करेंगे तो हम मॉडल नंबर 4 सेलेक्ट करेंगे और उसके अलावा ये जो टेम्पलेट है इसमें
जो कम्प्लेक्स किस्म के होते हैं, मीडिएटेड मॉडरेशन, ठीक है। अब ये 3 है, ये जो मीडिएशन की जो फर्स्ट पाथ है, ये 2 इसको मॉडरेट करे, और इसी तरह मीडिएशन से जो है इंडिपेंडेंट की तरफ जो पाथ है, ये भी एक मीडिएटर। तो टोटल ओवरऑल ये 3 मीडिएटर है, वो भी मॉडरेटेड मीडिएटर, डायरेक्ट रिलेशनशिप पे नहीं है, वहाँ जो है मीडिएशन पे है। तो ये डिफरेंट इसके मॉडल है। यहाँ पे अभी ये जो एक और एक्स्ट्रा कर दिया कि ये यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप, और W और Z जो है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप भी जो है मॉडरेट कर रहा है। तो इसके लिए मुझे मॉडल 24 में जाना होगा। तो ये इस तरह इसके मॉडल्स है, और ठीक है। बाकी वाई वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों की ब्रांड लॉयल्टी आ जाएगी, और एक्स वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ब्रांड लॉयल्टी और इकोनॉमिकल CSR में, इकोनॉमिकल CSR जो है हम लोगों का जो है वाई हो जाएगा, ठीक है, ये जो है, और CSR जो है ये इस तरह, और यहाँ पे जो है मैं मॉडल 4 सेलेक्ट कर दूंगा। बाकी इसमें बिल्कुल सिंपल है, अगर आपका मीडिएटर है तो आप यहाँ मूव करोगे, अगर मॉडरेटर है यहाँ पे, बस इसका यही है। और यहाँ से अभी मीडिएटर है तो मैं सिंपल मीडिएटर जो है मॉडल 1 सेलेक्ट करूँगा, अगर मॉडरेटर होता तो सॉरी मॉडल 4, और मॉडरेटर होता तो मॉडल 1, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन जो है इसके जो है, कुछ ऐसे ऑप्शन है जो बेसिक, कुछ जिस तरह अभी ये जो ऑप्शन है ये मॉडल 4 6 80 81 82, और ये जो है मॉडल 4 के लिए सिर्फ होगा। तो इस तरह की ये चीज़ें जो है, बाकी ये जर्नलाइज कोड फॉर विजुअलाइजेशन इंटरेक्शन जो हम करते हैं, ये सिर्फ उस वक्त करते हैं जब हम लोगों का कोई मॉडरेटर मॉडल में होगा। मीडिएशन के लिए हम लोग ये यूज़ नहीं करते, ठीक। बाकी यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट हम यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने कहा था कि यही तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, सवाल किसका है। वही ये तो वही है कि मोर देन वन जो है इसके लिए ये वो नहीं है। लास्ट टाइम अगर एमओस की स्टार्टिंग में वो, अगर आपने जो थ्योरी उस टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ जो एक मॉडल मैंने प्रेजेंट किया था कि अगर आपका वन वेरिएबल है, वन डिपेंडेंट, और इस तरह, ठीक है। बाकी इस तरह में आप कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। अगर एक साथ आपने सबका इफेक्ट चेक करना है, उस जिस तरह भी ये इकोनॉमिकल भी है, लीगल भी है, ठीक है। ये खैर एडवांस हो जाएगा, वैसे अगर किसी को फिर भी यूज़ करना होगा, वो उसने क्या करना है, ये जो है एथिकल CSR, लीगल CSR, ठीक है, उसने ये कोवेरिएट में रखना है। तो इसका इफेक्ट जो है वो कोवेरिएट होगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ एक रन करना है, फिर दूसरा रन करना है, यहाँ से फिर लेट्स सपोज एथिकल CSR एक दफ़ा मैंने ये इकोनॉमिकल के साथ रन कर दिया, फिर मैं इकोनॉमिकल को यहाँ शिफ्ट करूँगा, एथिकल को वहाँ, और इसी तरह फिर एथिकल और लीगल इस तरह वन बाय वन कर दूँगा, लेकिन ये एडवांस है। और वैसे यही प्रेफर है कि वन बाय वन आप करते हो, ठीक। बे सिंपली आपने क्लिक ओके कर देना है, तो ये आपको आउटपुट दे देगा। ये आउटपुट इसने अभी जो फर्स्ट आउटपुट जो है, ये आउटपुट वेरिएबल जो है ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन मींस, यहाँ पे जो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हम लोग बात, मैं आपको अगर डायग्राम से वो शो करूँ, अभी लेट सपोज ये बी और सी, ये अभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये है, ठीक है। तो ये क्या चेक कर रहा है, इकोनॉमिकल CSR का रिलेशनशिप चेक कर रहा है CS से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। अभी ये जो ये सिग्निफिकेंट है, और ये इसका स्टैंडर्डाइज स्कोर है, और इसका ये T वैल्यू है, और ये P वैल्यू। क्योंकि प्रोसेस एस का या एस प्रीचर्स एंड एड्स का जो है, उसने कहा पहले आप जो है
डायरेक्ट रिलेशनशिप देखोगे, फिर ए से बी देख, ए से सी मतलब इकोनॉमिकल CSR से कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम देखेंगे, फिर से कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ये जो पाथ है, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये सारे सिग्निफिकेंट हो गए, देन यू कैन रन मेडिएशन। लेकिन भागे फिर हम जब स्मार्ट PLS में जाएंगे, वहाँ जो है नई कॉन्सेप्ट आई है, फिर उस हिसाब से हम वहाँ इसका फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये जो है सिग्निफिकेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप ये सिर्फ उससे जो एमोस से हम लोगों ने वो किया था, एमोस में रन किया था, तो बिल्कुल सेम रिजल्ट है, क्योंकि वही एमोस का जो मैंने इनपुट डेटा इंपोर्ट किया था, ये वही डेटा है। ठीक, तो बिल्कुल सेम रिजल्ट है, 339 ये जो है स्टैंडर्डाइज। ठीक है, 3941 वही जो आप अगर उसके डिसिमल बढ़ा दो। ठीक है, और उसके बाद ये ब्रांड लॉयल्टी है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये दो टेस्ट हो रहे हैं, ये पाथ और ये पाथ। ठीक है, और ये इसका टी वैल्यू हो गया और ये पी वैल्यू। ठीक है, और ये इसका अनस्टैंडर्डाइज स्कोर है और ये स्टैंडर्डाइज स्कोर, वो बीटा जो हम कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं। ये जो वही मॉडल से मैंने स्क्रीनशॉट लेके देखने के लिए किए। इसके बाद जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट हम देखेंगे, जिससे हम, जिस तरह मैंने कहा था इनडायरेक्ट मीन्स मीडिएशन। ठीक, तो मीडिएशन हम ये बूट स्ट्रैपिंग से हम चेक करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से रिग्रेशन में हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। ठीक, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट शुड नॉट क्रॉस द ज़ीरो। ठीक, अगर कोई वैल्यू इस तरफ आ रही है पॉजिटिव की तरफ, तो दोनों को पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए। अगर कोई वैल्यू जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल की नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो फिर दोनों को नेगेटिव होना चाहिए। अगर एक जो है पॉजिटिव हो, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ हो, सॉरी नेगेटिव की तरफ हो, और ये एक पॉजिटिव, क्योंकि ये अभी क्या कर रहे हैं, ये ज़ीरो को क्रॉस कर रहे हैं। जब भी आपका कोई वैल्यू ज़ीरो को क्रॉस कर जाए, तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक, अभी क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सिग्निफिकेंट हम कंसीडर करेंगे। और इसी तरह अगर ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, तो देन वी आल्सो कंसीडर सिग्निफिकेंट। बट यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव होता और वो नेगेटिव होता, देन ये फिर इनसिग्निफिकेंट होता। इसमें यही 3 टेबल आपने देखने हैं। अगर आपने रिग्रेशन पहले से जिस तरह हम लोगों ने वहाँ रन किया था एमोस में, ठीक है, तो फिर आपको, या रिग्रेशन आपने सिंपल SPSS में वो जो हम लोगों ने रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन रन किया था, ठीक, अगर वहाँ आपने रन किया वैसे, अगर एक साथ ही कर दे तो बेहतर है। वैसे अगर आपने वहाँ या एमोस में रन किया था, तो फिर आप सिर्फ क्या कहते हैं, एनालिसिस रन के करके यहाँ पे आओगे इनडायरेक्ट इफेक्ट में। ठीक है, यहाँ आप देखोगे कि कॉन्फिडेंस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ये देखोगे और उसके बेस पे आप जो है वो कर दोगे, सॉरी, आप उसके बेस पे जो है अपना इंटरप्रिटेशन दे दोगे। ये आपको सिंपल बता देगा कि रिलेशनशिप मतलब मीडिएशन है या नहीं। और ये जब भी आप रन करते हो, ये क्योंकि बूट स्ट्रैपिंग 5000 आई थिंक हम लोगों ने सेलेक्ट किया, तो ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। जब भी आप एनालिसिस अपने लिए भी रन कर दोगे, तो ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। वैसे तो सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत, लाइक ये जो है 12.2 पे, फिर शायद 1230 आ जाए इस तरह। बाकी ये जो एमओस में हम लोगों ने रन किया था वो प्लगइन्स हैं, तो वही तकरीबन वही 13 जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट और पी वैल्यू और ये
स्टैंडर्डाइज बीटा जो यहाँ पे भी वही शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है मॉडरेटर प्रोसेस मैक्रो में रन करते हैं। मॉडरेटर के लिए भी इसी तरह, जिस तरह अभी आप लोगों ने सेलेक्ट किया तो उसी तरह मैं ब्रांड लॉयल्टी और CSR सेलेक्ट करूँगा। वहाँ जो है मैंने मॉडरेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन डाला था और यहाँ पे जो है ब्रांड अवेयरनेस उसको मैं एज अ मॉडरेटर सेलेक्ट करूँगा। मॉडल 1 ही रहेगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो वहाँ मैंने जिक्र किया था कि ऑप्शन में हम सेलेक्ट करते हैं ये हमें कोड जनरेट करेगा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सिंटेक्स की बात की थी SPSS में, ठीक है। तो ये हमें कोड अगर सिग्निफिकेंट ट्रू आ जाता है रिलेशनशिप, देन फिर वो जो जिस तरह हम डायग्राम से दिखाते हैं ये डायग्राम के लिए कोड जनरेट करेगा। और ये वन स्टैंडर्ड प्लस एंड वन सॉरी ये जो वन स्टैंडर्ड प्लस एंड वन स्टैंडर्ड माइनस जो है ये हम एनालाइज करते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं वो जो मॉडरेटर रन कर देते कि देर इज़ मॉडरेटर, ठीक है। तो बाज़ औक़ात उसका वन स्टैंडर्ड डिवीजन या वन प्लस माइनस में जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। ये आगे मैं आप को दिखा दूंगा कि हम किस तरह यूज़ करते हैं और ये सजेस्टेड भी है। और अभी मैंने जो एग्जांपल सेलेक्ट किया वो भी मैंने इसी वजह से सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ आके मॉडल में वेरिएबल वाई वेरिएबल एक्स वेरिएबल और मॉडरेटर डाल दिया और यहाँ पे जनरेट कोड पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो है वन स्टैंडर्ड माइनस एंड प्लस पे जो है क्लिक कर दिया, कंटिन्यू एंड ओके। ये आउटपुट आएगा, ठीक है। आउटपुट में आपको एक जो सिंपल टेबल स्टार्टिंग में आपको मिलेगा CSR और अवेयरनेस जो है ब्रांड लॉयल्टी के साथ पहले इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरेक्शन ट्रम मीन्स आपका मॉडरेटर जो भी आप दो वेरिएबल का इंटरेक्शन ले रहे हो अभी, क्योंकि CSR और अवेयरनेस का मैंने इंटरेक्शन ट्रम लिया है, ठीक। तो यहाँ पे ये देखो ये माइनस आ रहा है और ये जो टी वैल्यू जो है 1.967 है जो कि 1.96 से ग्रेटर है। और इसी तरह पी वैल्यू बिल्कुल मार्जिनली अगर मैं उसको 0.5 पे कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल मार्जिनली जो है सिग्निफिकेंट है। 0.307 इतना मार्जिन है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो सिग्निफिकेंट है। अभी यहाँ पे तो हमें इंटरेक्शन टर्म का पता चल गया कि ये सिग्निफिकेंट है और कुछ लोग यहाँ तक आकर के बस ये कंसीडर कर देते हैं कि, लेकिन ये प्रोसेस बुक मेरे ख्याल से जो आज मैंने वहाँ पेपर भी ऐड कर दिए तो आप पेपर भी देख लेना। मेडिएशन का एक पेपर है मैं आप लोगों को वहाँ बता दूंगा, ठीक है। उसमें बाकायदा ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है और इसी वजह से मैंने एग्जाम्पल भी इस तरह ढूंढ 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 के इस तरह एग्जाम्पल लाया कि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी ये जो है आर स्क्वायर चेंज है जो है आर स्क्वायर लास्ट टाइम वहाँ पे भी हम लोगों ने रिग्रेशन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक। ये जो है आर स्क्वायर चेंज 0.007, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत कम चेंज ये ला रहा है, ठीक। क्योंकि हम इसको जो है वो उस पे कंसीडर और ये मेरे ख्याल 7% भी नहीं कम है 0.004 मल्टीप्लाई 100, तो ये तकरीबन 1% से भी कम चेंज ला रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इस चेंज को कंसीडर करें तो ये इनसिग्निफिकेंट कहलाना चाहिए। ये भी गलत है। ये पॉइंट मतलब 1% से भी कम जो है मॉडल में चेंज ला रहे हैं, ठीक है।
It's you can say almost it not changing. It do not have any effect in मॉडरेट इन रिलेशनशिप, लेकिन वहाँ पे जो है वो सिग्निफिकेंट दिखा रहे हैं। और इसके बाद ये जो कंडीशनल इफेक्ट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ये क्या दिखा रहा होता है, ये जो एवरेज है मीन पे, जो अभी करंटली उसका पोजीशन होगा मीन पे, ठीक है, और ये जो है प्लस और ये माइनस, वन स्टैंडर्ड प्लस और वन स्टैंडर्ड माइनस पे ये रिलेशनशिप चेक करता है कि मतलब ये अगर ऊपर जाएगा और ये अगर नीचे आएगा, ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप स्टिल ये मीडिएट करेगा या नहीं। अभी देखो यहाँ पे ये हम टी वैल्यू देखते हैं और पी वैल्यू देखते हैं, बाकी वही कॉन्फिडेंस इंटरवल और लोअर और अपर लिमिट जो है, ठीक है। अभी ये तीनों पी वैल्यू जो है इनसिग्निफिकेंट है और टी वैल्यू भी थ्रेशोल्ड से कम है। और यहाँ देखो ये जो है माइनस में आ रहे हैं और यहाँ प्लस में आ रहे हैं, तो तीनों कंडीशन पे जो ये बिल्कुल कोई भी ये जो मीडिएटर है, अगर हम वन स्टैंडर्ड माइनस करते हैं इसके अपने मीन से, ठीक है, क्योंकि हम इसमें यही देखते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि ये आगे जाके और कितना इफेक्ट करेगा, और वन स्टैंडर्ड डिवीजन माइनस वन स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस, आल्दो वहाँ पे जो है वो सिग्निफिकेंट दिखा रहा था, लेकिन जिस तरह हम लोगों ने आर स्क्वायर चेंज देखा उसमें भी उसका कोई वो नहीं था, चेंज सच नहीं था। और यहाँ पे ये देखो इसके जो फर्दर हम कंडीशन करते हैं कि अगर आप इसको ये समझे, क्या ये जो अवेयरनेस है अगर ये बहुत ज़्यादा होता है तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, अगर ये नॉर्मल होता है तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, और ये अगर कम हो जाए इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात जिस तरह अगर मैं आपको मोटिवेशन का एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है, मोटिवेशन जब कम होगा, ठीक है, जॉब परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट हो गया, अगर मोटिवेशन बिल्कुल नॉर्मल यानी एवरेज पे होगा तो क्या इसका इफ़ेक्ट होगा, अगर मोटिवेशन हाई हो जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे वेरिएबल हो मोटिवेशन कम होगा तो उसका इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, हो सकता है एवरेज पे जो है वो सिग्निफिकेंट हो और या मोटिवेशन आई हो वो स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट हो, या हो सकता है ये दोनों इनसिग्निफिकेंट हो। और या क्योंकि जब आप मैं आपको आगे एक पेपर आपको दिखाऊंगा वहाँ पे हम बकायदा जब मेडिएशन मॉडरेशन का जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही बना देते हैं कि दिस एंड डेट वेरिएबल मीडिएट्स बिटवीन दिस, लेकिन जो आथर कहते हैं वो कहते हैं बकायदा आपने जो इसका डिटेल देना है कि मेडिकेट द रिलेशनशिप या ईयर द, इस तरह मैं आपको पेपर में दिखाऊंगा वो बकायदा मॉडरेटर की कंप्लीट डिटेल देते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है मोटिवेशन सिर्फ हाई होने पे जो है मॉडरेट करें, ठीक है, इफेक्ट हो, बाकी ये एवरेज और लो पे इफेक्ट ना हो, और कुछ वेरिएबल हो सकता है तीनों पे हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये किसी भी जो हम लोगों का इकोनॉमिकल सीएसआर जो है और अवेयरनेस, इसका इंटरेक्शन टर्म जो है कहीं पे भी ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस वजह से मैं सिर्फ उस बेस पे एनालाइज नहीं करूँगा, ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आर स्क्वायर भी उसको रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे तो वो कह रहा है कि सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस टेबल को मानता तो ये देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी ओके है, पी वैल्यू भी ओके है और टी वैल्यू भी थ्रेशोल्ड से जो है वो ओके है। लेकिन यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर होती है आर स्क्वायर चेंज से और कंडीशनल इफेक्ट से, ठीक। और इसका जो हम लोगों ने एक वहाँ पे सेलेक्ट किया था, यहाँ पे ये लास्ट में एक सिंटेक्स देता है आपको, ये जो सिंटेक्स है ये क्या करता है, ये आपका हेल्प करता है वहाँ पे जो हम डायग्राम पेपर में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक। ये डायग्राम क्रिएट करने में आपका हेल्प करता है, आपने सिर्फ इस पे डबल क्लिक करना है तो ये एडिट मोड में आ जाएंगे, यहाँ जो डेटा है डेटा से लेकर यहाँ अवेयरनेस तक ये कॉपी में करोगे। ये सिंटेक्स कोड है, अगर आप लोगों को याद है वहाँ जो हम लोगों ने इस पीसेस के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि सिंटेक्स भी हम अभी मैं एक नया सिंटेक्स ओपन करूँगा और इसको पेस्ट करके कंट्रोल ले करके सारा सेलेक्ट कर दूंगा और उसको रन कर दूंगा। अभी इसने ये मॉडल बना दिया, ठीक है।
और फर्दर इसको लाइन देने के लिए अपने एस्टिमेट इंटरेक्शन लाइन पे क्लिक करके ये अभी देखो ये इसका एक मॉडल बन गया। अगर यहाँ से भी अगर कोई देखे सच इफेक्ट नहीं है, ये वन स्टैंडर्ड प्लस पे, ये एवरेज पे, और ये वन स्टैंडर्ड नॉर्मल पे, मतलब बिल्कुल हल्का सा वो आया है, क्या कहते हैं, हल्का सा थोड़ा बहुत नीचे की तरफ या ये ऊपर की तरफ, अदरवाइज इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। और इसी तरह ये जो मैंने आप लोगों के साथ फाइल शेयर किया उसमें वही जो स्टेट टूल पैकेज के नाम से कुछ लोग यहाँ से अगर नहीं बना सकते या नहीं बना, यहाँ पेपर में अक्सर इस तरह दिया होता है, सिर्फ दो लेवल पे दिया होता है, ठीक। तो इसमें अपना आप नेम डाल के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और इनका जो बीटा है बीटा डाल दोगे, तो ये इस तरह देखो मैंने इन सब का नाम डाला, अवेयरनेस, ग्रैनुलैरिटी, और इनका जो बीटा स्कोर है वो मैंने इंटर कर दिया। तो ये देखो जिस तरह वहाँ पे वहाँ क्योंकि 3 लेवल पे और यहाँ 2 लेवल पे है, तो ये इस तरह आपको डायग्राम बना करके दे देगा। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज वी गो फॉर स्मार्ट पीएलएस, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक था हम लोगों का एमओस का, वो उस दिन रह गया था। तो इसके हवाले से अगर किसी का क्वेश्चन है वो पूछ ले, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मार्ट पीएलएस। स्मार्ट पीएलएस के वो गूगल ड्राइव पे आज मैंने चीज़ें ऐड कर दी है, मैं आप लोगों को अगर ओपन चाहिए। ये इसमें इसके कुछ बुक्स है, ठीक है, स्मार्ट पीएलएस के। अगर कोई स्मार्ट पीएलएस को वाकई में अपने पेपर में अप्लाई करना चाहता है और वो कहता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन, तो ये बुक एक दफ़ा अगर वो पढ़ ले, ये 2021 में आया है, लेकिन ये आया भी 22 में, लिखा गया 21 में, ठीक। तो ये वही जो स्मार्ट पीएलएस के डेवलपर है और वो जो कोर्स आता है वो आगे मैं आप लोगों को स्लाइड में दिखा दूंगा, तो ये उन्हीं का बुक है, ठीक। तो ये बाकायदा इन लोगों ने यहाँ पे जो है वो हम लोग अगर वो आर यूज़ करेंगे, आर स्टूडियो, ठीक है, तो इसने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ईच स्टेप पहले एक्सप्लेन कर दिया और फिर बाकायदा रन करके दिया, और एक स्टडी लेके एग्जांपल लेके उसी को बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करके चीज़ें दी है, ठीक है। तो इसके साथ जो है डेटा फाइल जो हम स्मार्ट पीएलएस के लिए यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर इसमें पड़ा हुआ है, और सॉफ्टवेयर में भी इसमें जो है पीपीटी पड़ी हुई है। आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये सिर्फ आपसे कहेगा कि 30 डेज ट्रायल के लिए आपने जो अपना ईमेल देना है। आप जब ईमेल इंटर करोगे तो ये आप आपने जो भी ईमेल इंटर किया होगा उस पे एक 3-4 डिजिट का जो है कोई कोड आ जाता है, वो कोड आप यहाँ स्मार्ट पीएलएस में इंटर करोगे तो आपका एक मंथ का जो है ट्रायल स्टार्ट होगा। और यहाँ जो ये बेसिक जो पीपीटी है वो पीपीटी ये थ्योरी ही होती है, बाकी तो सारी वो। और इसके बाद ये जो मैं कह रहा था आपको, ये एच जो ये आगे हम सारे डिस्कस करेंगे। एच मीन्स हायर ऑर्डर के लिए ये यूज़ होता है, जो है मीडिएटर के लिए है, और डब्ल्यू जो है मॉडरेटर के लिए। ये पेपर मतलब आपको इस तरह मैंने कैटेगराइज करके दे दी, और बाकी स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग और बाकी जो चीज़ें वो जो मुझे अच्छे लगे या इन डेवलपर के जो मुझे अच्छे लगे वो पेपर मैंने ऐड कर दिए, तो इससे शायद आपको हेल्प मिले। बाकी किसने रेज एंड किया वो अनम्यूट टू योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क, अगर किसने कुछ पूछना था मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये क्वेश्चन था कि पहले हम
यूज़ कर रहे थे SPSS। यस। तो उसमें सर जो मेरा थीसिस था MS का कॉन्सेप्ट से किया सर इधर व्याड़ी, तो वहाँ पे सर मैंने यूज़ किया था बैरन एंड कैनी की 1986 की अप्रोच मीडिएशन एनालिसिस के लिए। यस, तो आज हम लोगों ने वही है जो डिस्कस किया था, ये वही जी जी। अप्रोच। लास्ट ये क्वेश्चन है कि अगर हम स्मार्ट PLS यूज़ करते हैं तो आया कि वो सारा फिर मॉडरेशन या मीडिएशन इस पे कर सकते हैं, या फिर हमें उस पे भी जाना पड़ेगा, यानी कि इस एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं नहीं, दूसरे पे स्मार्ट अप्लाई। पीएलएस में जो है पता नहीं क्यों वैसे स्मार्ट पीएलएस 3 का वो लास्ट टाइम मैंने इन लोगों का एक सेशन अटेंड किया तो उसने इन लोगों ने बताया था कि एमओस की जो क्वालिटी है वो भी हम लोग ऐड करेंगे, स्पेसेस का भी क्वालिटी ऐड करेंगे और बाकी जो है तो अभी जो स्मार्ट पीएलएस में सिर्फ एक लास्ट चीज़ रह गई है, सिर्फ आप डेटा जो हम मिसिंग वैल्यू वैसे वो भी कर लेता है वो, आप अरेंज भी कर सकते हो, सिर्फ जो स्क्रीनिंग वगैरह है उसमें नॉर्मलिटी का टेबल भी दे देते हैं, एक आउटलायर और मिसिंग वैल्यू को तो वो खुद हैंडल कर देता है, ठीक है। अगर आपने रिप्लेस नहीं कर, सिर्फ एक आउटलायर की कमी है जो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैनेजमेंट में आज लोग आउटलायर वो रखते भी नहीं। तो अगर एक दफ़ा आप स्मार्ट पीएलएस में आ जाते हो फिर स्मार्ट पीएलएस में आपने कहीं जाना भी नहीं। स्मार्ट पीएलएस 3 में तो फिर भी चीज़ें कम थे, स्मार्ट पीएलएस 4 में क्योंकि स्मार्ट पीएलएस 3 के साथ हम मैं खुद आर यूज़ करता था, कुछ टेस्ट हम जो है मैं जो एडवांस टेस्ट थे अगर कोई मुझसे रिक्वेस्ट करता तो मैं आर में वो टेस्ट, क्योंकि यहाँ से कुछ एनालिसिस लेके और हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात मैंने कंप्लीट नहीं की। तो स्मार्ट पीएलएस में ये है, स्मार्ट पीएलएस में आप स्मार्ट पीएलएस हर मरज़ की दवा है, जब एक दफ़ा आप स्मार्ट पीएलएस में इंटर हो जाते हो फिर आपको क्योंकि पहले तो फिर भी ये था स्मार्ट पीएलएस खुद बहुत सी चीज़ें इंटर करता है और स्मार्ट पीएलएस में आज अभी जो इन लोगों ने ऐड किया, इन लोगों ने रिग्रेशन भी ऐड कर दिए, जो स्पेसेस का रिग्रेशन है, अगर आप उस स्पेसेस की तरह जो है कहते हो कि मैं स्मार्ट पीएलएस की ये डिटेल मैंने नहीं करना, मैंने वही स्पेसेस की तरह रिग्रेशन रन करना है, वो भी आपको अलग से ऑप्शन दे रहा है स्मार्ट पीएलएस 4। अगर आप ये जो अभी प्रोसेस मैक्रो हम लोगों ने की है, ठीक है, प्रोसेस मैक्रो भी इन लोगों ने स्मार्ट पीएलएस में ऐड कर दी। पहले अगर हम वैसे तो स्मार्ट पीएलएस में खुद हम लोग कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स मॉडल वो रन कर सकते हैं, अगर आपने सिर्फ प्रोसेस मैक्रो के लिए भी स्मार्ट पीएलएस को यूज़ करना है तो स्मार्ट पीएलएस में ये सारी चीज़ें आ गई। एक चीज़ जो मैं जिक्र कर रहा था कि स्मार्ट पीएलएस 4 में वो जो इन लोगों का वर्क है वो प्री लॉन्च से पहले ये लोग जो कह रहे थे, ये कह रहे थे कि हम एमओस का भी डाल देंगे, लेकिन वो एमओस का फैक्टर अभी तक नहीं डाला। अगर एमओस भी ऐड हो जाता है फिर तो किसी सॉफ्टवेयर की आपकी ज़रूरत नहीं। एक होता है सी बी सेम, ये आगे हम आज के स्लाइड में डिस्कस करेंगे, एक होता है पी एल एस एम, तो ये है और एमओस जो है वो सी बी सेम है।
तो वो भी ये लोग कह रहे थे कि हम लोग ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज SPSS का रिग्रेशन ऐड कर दिया और प्रोसेस मैक्रो जो है वो तो एक हिडन है, आर में भी होता है SPSS में, और इसी तरह जहाँ वहाँ होता है बाकी 3 सॉफ्टवेयर में, वो आपको SPSS स्मार्ट PLS में इनबिल्ट ही मिलता है, आपको दोबारा इंस्टॉल ही नहीं करना पड़ता। बाकी अगर किसी का ऐसा क्वेश्चन है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें स्मार्ट PLS 4 में हम डिटेल से डिस्कस कर देंगे। बाकी स्मार्ट PLS और PLS सेम की जो थ्योरी है, क्योंकि एमओस की थ्योरी तकरीबन 50 साल से आप कह सकते हो कि आ रही है फार्मूला, और उसकी जो मेथड वगैरह है PLS से एडवांस दिन ब दिन हो रहा है। PLS भी सेम पे काम पता नहीं क्यों रुक गया, उस पर इतनी डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन PLS से में जो है हर दिन एक नया आर्टिकल आपको मिलेगा, एक नया चीज़ इन लोगों ने ऐड की हो, क्योंकि मेरे स्लाइड हमेशा जब मैं नए नए वर्कशॉप करवाता हूँ मेरे स्लाइड SPSS के वही रहते हैं, एमओस के मैंने एक दफ़ा बनाए उसके बाद मैंने चेंज नहीं किया। इसका जो है हमेशा अभी मैं आज आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, हो सकता है मैं वो अपना अकाउंट, क्योंकि इन लोगों को मैंने फॉलो किया है, ये जो मेन इसके अथर्स है, तो वो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कि इन लोगों ने एक नया पेपर वो कर दिया, तो मुझे फिर वो देखना पड़ता है और स्लाइड चेंज करने पड़ते हैं, और इन लोगों की भी अक्सर बुक जो आते हैं उसमें यही लिखा होता है, ये जो मैंने हाईलाइटेड किए हैं कि ये जो है बहुत ही मतलब रिपीट चेंज हो रहे, रिपीट एडवांसमेंट आ रही है, तो इस वजह से जो बात आज हम कह रहे हो सकता है वो कल एप्लीकेबल ना हो। बाकी रिसर्च को तो हम लोगों ने सच डिस्कस कर लिया था, बाकी वही जो हम वहाँ से भी स्मार्ट पे SPSS से मैं यही बात कर रहा हूँ कि, और एमओस में भी मैंने यही बात की है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, ठीक है। जिस तरह फर्स्ट जनरेशन में वो कहते थे एरर फ्री है, ठीक है। अभी कल आप लोगों ने देखा होगा और यहाँ भी हम देखेंगे स्मार्ट विलेज में वो जो इकोनॉमिकल या इथिकल CSR के कुछ क्वेश्चन थे वो इशू कर रहे थे, हम लोगों ने डिलीट किए। मतलब पहले रिग्रेशन वगैरह रन करने से पहले हम लोगों ने क्या किया, बाकायदा एक तो डेटा क्लीन होता है, डेटा क्लीन के बाद आपकी वेरिएबल जो एटम की जो है उसकी आप रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करते हो, ठीक। लेकिन SPSS में ये चीज़ नहीं था, उसने कहा कि बस आप सबका कंप्यूट वेरिएबल बना दो और उस पर आप रिग्रेशन रन कर दो, तो उसमें एरर फ्री जो है, एरर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सेकेंड जनरेशन में ये जो है स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग जो है उसमें फिर हम क्या करते हैं, एरर को भी देखते हैं। पहले हम जो है रिलायबिलिटी वैलिडिटी देखते हैं कि वो वेरिएबल या जो स्केल हम लोगों ने यूज़ किया और जो रिस्पोंडेंट ने डेटा दिया क्या ये रिलायबल और वैलिड है। आफ्टर दी स्टेट्स देन वी गो फॉर CFA और EFA। बाकी CFA और EFA के तो हम लोगों ने डिस्कस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थ्योरी कम डिस्कस करूँ, चीज़ें टेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है CFA और EFA। CFA का वही अगर मैं उस दिन वाला एग्जांपल दे दूँ, अगर आप लोगों ने क्वेश्चनेयर खुद डेवलप किए हैं तो फिर आप CFA यूज़ करोगे, कंपर सॉरी EFA यूज़ करोगे एक्सप्लोरेटरी। जब आपने खुद क्वेश्चनेयर डेवलप किए तो एक्सप्लोर करने जा रहे हो, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, अगर आपने किसी और का क्वेश्चनेयर डेवलप्ड क्वेश्चनेयर अडॉप्ट किया फिर आप क्या करोगे, CFA कंफर्मेटरी, ठीक है। बाकी यहाँ पे अडेप्टेड और एडेप्टेड क्वेश्चनेयर में मैं आप लोगों के साथ जेम गेस्कन का जो है वो कुछ उसने लिखा है, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि आपको बिल्कुल मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं, कुछ कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जिस तरह अगर किसी ने कोई क्वेश्चनियर डेवलप किया है सेटिस्फेक्शन की तरफ से या कोई मोटिवेशन की तरफ से, या और उसमें आई लिखा गया है, ठीक है, लेकिन आपकी स्टडी जो है ओवरऑल किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप आई की जगह वी यूज़ करो या माई ऑर्गेनाइजेशन कर दो या इस तरह चीज़ें आप,
थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो सकता है उसने कहा उसने ये क्वेश्चनेयर बनाया हो होटल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, उसमें होटल का जिक्र बार बार आ रहा हो, ठीक है, आप जो है किसी सर्विस इंडस्ट्री के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर है या इस तरह, तो आप इस तरह इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक। बाकी जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, वैसे तो मोस्टली लोग यही कहते हैं कि जो ऑलरेडी डेवलप क्वेश्चन है उसमें आप क्वेश्चन को जो है कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। वो अलग बात है, जिस तरह वो मैंने उस दिन पेपर दिखाया था कि अगर आजकल एचआरएम के जो बड़े बड़े क्वेश्चनेयर स्केल्स है वो आपको शॉर्ट मिलेंगे, वो आपको शॉर्ट अभी भी अगर आप नेट पे कुछ सर्च करो तो वो आपको खुद सजेशन दे देता है कि इसका शॉर्ट वर्जन, पहले 40 क्वेश्चन होते थे अभी उन लोगों ने 8 कर दिए, या वो इस तरह होता है पेक्टर बना देते हैं, जिस तरह वो मैंने पेपर दिखाया था सोशल इंटेलिजेंस का था मेरे ख्याल से, उसके टोटल 21 क्वेश्चन थे, लेकिन उन 21 को जो फर्दर इसने जो क्या किया था डायमेंशन उसके बना दिए, वो वही फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, हायर ऑर्डर जो है वो बना दिया, ठीक। तो इस तरह आजकल लोग क्वेश्चनेयर शार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए तो फिर बाकायदा आपको ये पे की ज़रूरत पड़ जाती। बाकी मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं ये था कि एक दो क्वेश्चन आप अगर थोड़ा बहुत चेंज करना चाहे या डिलीट कर सकते या मतलब निकालना चाहे वो आप कर सकते हो। फिर भी ये रेफरेंस मैं ढूंढ करके फिर मैं श्योरली आप लोगों को बता सकूंगा, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग अगर आप ये, क्योंकि वो कल भी मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैं अगर मैं सेम लगाना चाह रहा हूँ और उसके साथ उसने लिखा था कि मैं सेम यूज़ करूँगा, मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करूँगा, फैक्टर ये यूज़ करूँगा, वो यूज़ करूँगा, ठीक है, मेजरमेंट मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल, ये उसने बिल्कुल अलग लिखे थे। मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो आपने लिखे वो अगर आप सेम कह दो, मैंने उसको एग्जांपल भी दिया, मैंने कहा अगर आप कहीं होटल में बिरयानी खाने जाओ या कोई बर्गर खाने जाओ, ठीक है, तो आप ये नहीं कहते हो कि मेरे लिए अंडा लाना, बंद ले आना और उसके जो इंग्रेडिएंट्स है सलाद वगैरह कबाब वगैरह ये ले आना, आप ये नहीं कहते, आप उसको कहते हो कि मेरे लिए एक बर्गर ले आओ, तो वो समझ जाता है कि ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो इसी तरह जब आप कहते हो कि आई विल यूज़ सेम, ठीक, वो अलग बात है अगर किसी को सामने आपका सामने जो होगा अगर उसको ये नहीं पता कि सेम क्या है वो, तो फिर एक अलग बात है, वो आपसे पूछ सकता है कि रिग्रेशन क्यों यूज़ नहीं करो या रिग्रेशन, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मैं स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग यूज़ करूँगा तो ये इसकी ट्री जो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है, ठीक। बाकी इसमें वही जो दो स्कूल ऑफ थॉट है, कोवेरियंस बेस है, ठीक है, लेजरर एमओस एम प्लस ये सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक। एक जो पार्शल लीड स्क्वायर है जो स्मार्ट पी एल एस वार पी एल एस हेडनको और इस तरह के सॉफ्टवेयर, एक जनरलाइज टेक्सचर कंपोनेंट एनालिसिस है, ये वैसे इसका भी मैं जिक्र कर लूँगा, लेकिन ये मैनेजमेंट में अभी तक इतना सच डेवलप नहीं है। उसमें ये होता है कि एक चीज़ आप फिक्स कर लेते हो, जिस तरह अभी वेट हम जब करते हैं, ठीक है, वेट में बिल्कुल एक चीज़ फिक्स हो गई कि ये 1000 ग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाकी दो का जिक्र आगे आ रहा है इसलिए मैं वहाँ पे ये डिस्कस करूँगा, ये नहीं है, ठीक है। इसको हम कंपोजिट भी कहते हैं। कंपोजिट जब आप बना लेते हो उस पर ये होता है कि आप कहते हो कि बस इस वेरिएबल के या इस, जिस तरह अगर मोटिवेशन की मैं बात, क्योंकि मोटिवेशन कब से हो रहा है अभी भी काम हो रहा है, मोटिवेशन के अलग अलग वो जिस तरह मेस्लो हायरार्की जो इस तरह अलग अलग हायरार्की कोई चीज़ ऐड हो रही है उसमें कोई चीज़ कोई निकाल देता है, ठीक। अगर आप कंपोजिट बना लेते हो फिर वो चीज़ उसमें आप न कोई चीज़ ऐड कर सकते हो ना कोई चीज़ माइनस कर सकते हो, जिस तरह वेट जब आप करते हो या वो जो केमिस्ट्री के फार्मूलेज जो है H2O जो है वो पानी के लिए वो है, लेकिन वो अभी आप ये नहीं कह सकते कि H2O को 3 कर दो या O को जो है 1 कर दो या 2 कर दो इस तरह, ठीक। बाकी सी बी सेम जो है आजकल जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, सी बी सेम में जो है रिप्रोड्यूस जब आप करते हो कोई थ्योरी, ठीक है, रिप्रोड्यूस मीन्स आप मॉडल जो है एग्जैक्टली उठाते हो या उस मॉडल में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके वही चीज़, लेट सपोज एक मॉडल यूज़ हुआ है यूके में या डेवलप कंट्री कोई भी हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि मैं अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज में हूँ, ठीक है,
मैं सेम मॉडल, जो भी उसका मॉडल होगा वो सेम मॉडल मैं उठा लूँगा और अपने जो जोग्राफिया या अपने जो पॉपुलेशन है उस पे मैं एनालाइज करूँगा। तो इसमें क्या रिकमेंडेड है, एम एस एम ओ सैम्पल्स जो इसके लिए यूज़ होता है, सी बी सेम, ठीक है। और पार्शल लीस्ट स्क्वायर जो है, ये जो स्मार्ट पीएलएस के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि लोग यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि एमओएस में अगर रिजल्ट ख़राब आया है तो, क्योंकि उस दिन भी मुझसे किसी ने पूछा, जो तो चल स्मार्ट पीएलएस यूज़ करते हैं या स्मार्ट पीएलएस सही नहीं है, एमओएस यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग पे काम करता है, ठीक, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर, आपके कौन से मेथड हैं, आपके मेथड और सॉफ्टवेयर मैच हो तो देन इट्स गुड। बाकी पीएलएस सेम जो है ये थ्योरी डेवलपमेंट के लिए, जिस तरह भी है हम लोग कम्प्लेक्स मॉडल बनाते हैं, एक नई थ्योरी, चीज़ों को जो है रीडिफाइन करते हैं, ठीक है, और इसी तरह प्रिडिक्शन बेस करते हैं। और बाकी स्मार्ट पीएलएस जो है ये बहुत हेल्प करता है हमें, ये जो प्रिडिक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। ये अभी नेट्रो नेटवर्किंग जो एक है नया है, और बाकी पीएलएस प्रिडिक्ट है, ये अभी स्मार्ट पीएलएस 4 में जो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिए है। बाकी ये इशू की डिटेल है थी, ये वही जो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की मैं बात कर रहा था। और ये जो है वही सी बी सेम और पीएलएस सेम की जो है डिफरेंट वो डिफरेंस है। ये एक पिक्चर जो ओवरऑल हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक। अगर आप एग्जैक्ट थ्योरी या ऑलरेडी डेवलप थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हो तो सी बी सेम हुई, और अगर आप प्रिडिक्शन की तरफ जा रहे हो तो फिर पी एल एस सेम या न्यूरल नेटवर्किंग जो है, ये उसमें भी है, एस पी एस एस में भी है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन एस पी एस एस में भी और स्मार्ट पी एल एस में मैंने यूज़ किया था। वो आप जब आप डेटा लाते हो, वो मैं फिर आगे एक सेशन है इसका बकायदा। बाकी ये इसके पीएलएस के सॉफ्टवेयर, ये तो सिर्फ कुछ है, बाकी इसके भी बहुत से सॉफ्टवेयर है, इसके भी बहुत से सॉफ्टवेयर है। बाकी अगर वैसे तो खैर आज ये स्टार्टिंग में पूछा जाता था, आज आजकल ऐसा सच नहीं पूछा पूछा जाता है रिव्यूअर की तरफ से क्या हुआ स्मार्ट पीएलएस, या क्योंकि उस टाइम नया नया जब आया था वहाँ पे उस टाइम बाकायदा आपको एक दो पैराग्राफ तो सिर्फ इसकी डिटेल देनी होती थी। ये जो है वेरी कम्प्लेक्स मॉडल, जिस तरह अभी हम वहाँ पे प्रोसेस में क्रोम में रन कर रहे थे, किसी बंदे ने पूछा कि यार अगर मल्टीपल मीडिएशन सॉरी इंडिपेंडेंट हो, आईवी और डीबी हो, तो देन मैंने कहा कि ये यहाँ तक ही ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे जो है आपका जितना भी कम्प्लेक्स मॉडल हो, ठीक है, जिस तरह प्रोसेस में क्रोम में मैंने दिखाया कि मेडिएशन के ऊपर मॉडरेशन है, मॉडरेशन के ऊपर मेडिएशन है, या जो आपका पार्शल वो सॉरी पैरेलल मेडिएशन है, सीरियल मेडिएशन है, जो भी आपका मेडिएशन होगा वो मतलब जो भी आप मॉडल बना सकते हो वो आपका एवरी मॉडल आपका वर्क करेगा। एक स्मार्ट पीएलएस में एक चीज़, वैसे वो लॉजिकल एज सच हम लोगों की मैनेजमेंट पे नहीं होती, लेकिन एक दो जगह आई थिंक मैंने देखा था, वो जो एक मॉडल बनता है कि ये वेरिएबल इसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये वेरिएबल इसको, ये वेरिएबल इसको, और ये वेरिएबल जो है इसको, और ये वेरिएबल वापस जो है जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी वहाँ पे वापस आ जाता है। इसको कहते हैं रिकर्सिव मॉडल, ठीक है। एक स्मार्ट पीएलएस में जो है ये चीज़ नहीं है। बाकी आप जो भी मैनेजमेंट साइंसेस के हवाले से जो भी आपके एनालिसिस जाओगे वो आप कर सकते हो। बाकी इकोनोमेट्रिक वगैरह के लिए तो वो अलग से ईव्यू वगैरह और स्टेटा जो है। बाकी ये स्मॉल सैंपल साइज को भी एफिशिएंटली वो हैंडल कर लेते हैं, ठीक। लेकिन कुछ पेपर जो है आजकल बाकायदा इसके जो डेवलपर है उसने भी इस पे पेपर लिखा है कि स्मॉल साइज का ये मतलब नहीं है कि आप स्मॉल सैंपल ले लो। कुछ ऐसे स्टडीज़ होते हैं, लेट सपोज अगर कोई बंदा कहता है यार मैंने एशियन कंट्री में जो है ये डेवलपमेंट कंट्री ओवरऑल वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट कंट्री है उसका कोई सीएम या इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल बंदे से मैंने डेटा कलेक्ट करना है, उसके वो अगर 20 बंदों से भी डेटा कलेक्ट करेगा
शायद उसको जो है 10 साल लगे ये सबसे अपॉइंटमेंट लेने में, तो ये बहुत बड़ा सैंपल माना जाएगा, ठीक है। और क्योंकि कुछ लोग ये करते हैं कि यार स्मार्ट पैलेस अलाउ करता है कि हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? आवाज़ आ रही मेरी? ओके। ओके, ठीक है। तो इसमें ये सेकंड जो है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं स्मॉल सैंपल सेस कलेक्ट करूंगा क्योंकि एमओ सपोर्ट सॉरी स्मार्ट पैलेस सपोर्ट करता है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है। ये स्मार्ट पैलेस वेल सफिशिएंट है पर स्मॉल सैंपल सेस, लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन स्मॉल है, जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दिया, या कोई ऐसा हो परचून 500 या परचून 100 पे जो है वो काम कर रहा है और उनके सीईओ से वो डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 100 कंपनियों में से हो सकता है उसको 50 या ज़्यादा मिले, 60-70 जो है सैंपल उसको मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बेस पे इस वजह से ये अलाउ होता है कि आपका पॉपुलेशन डिसाइड करेगा। अगर आपका पॉपुलेशन बड़ा है, फिर आप ये जस्टिफिकेशन इसलिए यूज़ नहीं करोगे कि मैं स्मार्ट पीएलएस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको रॉन्ग यूज़ किया। बाकायदा इसके डेवलपर ने अपने लिए इनके लिए एक पेपर भी लिखा के, बाकी ये मल्टीपल रिलेशनशिप वगैरह जो है, ये वही जो मैंने बात की कि आप एक दफ़ा सेम बोल दो तो ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जो है। बाकी ये आगे हम एक डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिव मॉडल जो है, ठीक है, ये उस पे भी अ, काम करता है। और बाकी ये जो मैंने कहा था कि ये सूटेबल फॉर प्रिडिक्शन या एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। जब आप खुद मॉडल को देखते हुए अपने लिए एक मॉडल, एक अलग से वो जो हम थ्योरी बनाते हैं, जिस तरह पीएचडी में हम करते हैं कि मॉडल एक बना होता है, उसको फिर फर्दर हम कोई मीडिएशन ऐड कर देते हैं, कोई मॉडरेशन ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो नए एक्सप्लोर कर देते हैं। बाकी इसके ये पेपर, कुछ पेपर जो ये आपको वही जो मैंने आप लोगों के साथ फाइल शेयर की है, ठीक है। अगर कोई पढ़ना चाहे, ये जितने भी पेपर होंगे यहाँ जो भी मेरे स्लाइड, क्योंकि स्मार्ट पीएलएस के स्लाइड में मैंने अक्सर पेपर के जो है स्क्रीनशॉट दिए, तो वही पेपर आपको वहाँ मिल जाएंगे। बाकी स्मार्ट पीएलएस में वही उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने एमओस में काम किया था, ठीक है। ओवरऑल इसके दो स्टेप्स होते हैं स्मार्ट पीएलएस जब हम परफॉर्म करते हैं, फिर स्मार्ट पीएलएस सॉरी स्ट्रक्चर इक्वेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, तो इसके फिर इस तरह दो स्टेप बनते हैं।
ये सेम हो गया, ठीक है। और फिर इसके ये स्टेप बाय स्टेप 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो होता है मेजरमेंट मॉडल और एक होता है स्ट्रक्चर मॉडल। ये बिल्कुल एमओएस में जिस तरह हम लोगों ने जिक्र किया था कि मेजरमेंट मॉडल में ये जो है, ये 2 टेस्ट जो है ये रिलायबिलिटी के लिए और ये 2 टेस्ट जो है वैलिडिटी के लिए। ये बिल्कुल उसका यही कॉन्सेप्ट, उसी तरह कॉन्सेप्ट है जिस तरह हम लोगों ने एमओएस में यूज़ किया था। वेक्टर लोडिंग देखेंगे, क्रोन अल्फा वगैरह जो है ये देखेंगे, एवीई जो है वो देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो पार्नल लेकर क्राइटेरिया और एसटीएमटी जो था वो देखेंगे। उसके बाद जब एक दफ़ा ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी ओके आ जाती है, देन वी गो फॉर स्ट्रक्चर इक्वेशन, स्ट्रक्चर मॉडल। उसमें ये था कि सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल के दरमियान कोलिनियरिटी देखेंगे, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे जो बीटा वगैरह, टी वैल्यू, पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, ये करेंगे। फिर यहाँ पे जो है इफेक्ट साइज देखेंगे, क्योंकि इफेक्ट साइज बहुत लाजमी है। हो सकता है आपका जो है वेरिएबल सिग्निफिकेंट हो लेकिन उसका इफेक्ट है सच नहीं हो। इफेक्ट से मोस्टली आजकल की जो स्टडी आ रही है उसमें बाकायदा ये इफेक्ट साइज अलग से दिया होता है, ठीक है। इसके बेस पे आप जो है बताते हो सकता है आपके सारे वेरिएबल सिग्निफिकेंट हों, आपके लेट सपोज 5 वेरिएबल है वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन जब आप उसके इफेक्ट साइज देखोगे हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, और कोई बिल्कुल इफेक्ट ही ना कर रहा हो। बाकी आर स्क्वायर जो है आपका ओवरऑल मॉडल की गुडनेस पर बताता है। बाकी नेक्स्ट जो एमओएस में सॉरी स्मार्ट पीएलएस में प्रिडिक्टिव रिलीवेंस हम देखते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है हम वो भी देखते हैं, पीएलएस प्रिडिक्ट आ गया। पीएलएस प्रिडिक्ट वो खैर आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उस पर आप क्या करते हो, बाकायदा प्रिडिक्शन करते हो। आपकी जो डेटा है, लेट सपोज आपकी डेटा आपने कलेक्ट किया 200 बंदों का, ठीक है। आप क्या करते हो, उसको कहते हो कि यार 180 बंदों का जो है आप वो एनालिसिस करो, क्योंकि वो जो 20 आपके, वो खैर आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो जो 20 आपके रिस्पोंडेंट हैं आप उसको डेटा से निकाल देते हो, ठीक है। वैसे तो आप निकालते नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर के जब एनालाइज करते हैं उसको क्या करते हैं कि वो 20 को निकाल देता है बिल्कुल साइड पे। वो प्रिडिक्ट करता है कि यार वो जो 20 होंगे वो किस तरह होंगे। अगर ये सही प्रिडिक्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी आप उसको सॉफ्टवेयर को ये नहीं कहते कि मैंने 200 लोगों का डेटा कलेक्ट किया, आप उसको कहते हैं कि मैंने 180 लोगों का डेटा कलेक्ट किया, आप मुझे प्रिडिक्शन करके दे दो कि अगर 20 और लोग आएंगे, ठीक है, तो वो किस तरह होंगे। तो वो अगर आपको प्रिडिक्शन दे देता है, ठीक है। लेट सपोज इसकी कोई एग्जांपल अगर मैं दे दूं कि लेट सपोज किसी यूनिवर्सिटी में वो जो स्टडीज़ होती है कि आप कहते हो कि यार इस यूनिवर्सिटी में जो गेट पे इंटर वाले लोग होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, स्टूडेंट होगा, टीचर होगा, ठीक। आप प्रिडिक्शन करते रहते हो, 10 लोग गुजर गए, आपको एक अंदाज़ा हो गया, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं कि यार 11वां बंदा कौन होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, स्टूडेंट है, टीचर है, क्या है, ठीक है। अगर आप सही प्रिडिक्ट किया इसका मतलब आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, ठीक है, सही प्रिडिक्ट कर। तो इसी तरह हम डेटा, फिर इसी तरह ये खैर उसके तकरीबन जितने भी डेटा है वो सिर्फ 20 लोग नहीं होते, आपके डेटा जो 200 बंदे होंगे इन सब की आप प्रिडिक्शन करोगे। पहले स्टेप में, पहले जो है लेयर में आप जो ये 20 लोग वो करेंगे, लेट सपोज 180 से 200 तक जो ये बंदे को फिर 160 टू 180, देन 140 टू 160, इस तरह आपका जितना भी सैंपल होगा सब पे ये प्रिडिक्शन करेगा। उसके बाद आपका रिजल्ट बताएगा कि वाकई में अगर आपका ये मॉडल आप जर्नलाइज कर लेते हो, जर्नलाइजेबल है या नहीं, ठीक है। बाकी ये चीज़ जो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था, एक होता है मेजरमेंट मॉडल और एक होता है स्ट्रक्चर मॉडल। ये जो पार्ट है इसका, ये जो क्वेश्चनेयर का पार्ट, जो एटम का पार्ट है या क्वेश्चन जो, इसको आप मेजरमेंट मॉडल कहते हैं। वही रिलायबिलिटी वैलिडिटी हम चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब एक दफ़ा ये ओके हो जाता है फिर हम आते हैं मेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, जो जो हम लोगों ने अभी जिस तरह यहाँ पे जो है 2 हाइपोथेसिस है। पहले तो हम इसके ये जो क्वेश्चन है इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी देखेंगे, ठीक है। अगर ये ओके आ जाती है फिर हम जाएंगे
हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे H1 H2 इस तरह जो भी आपके हाइपोथेसिस होंगे, ठीक है। बाकी ये इसमें एक ये चीज़ है, एक होता है रिफ्लेक्टिव मॉडल और एक होता है फॉर्मेटिव मॉडल, ठीक। ये आगे मैं डिस्कस कर लूँगा डिटेल में। ये जो है ओवरऑल एमओस जो है, वैसे आजकल लोग वहाँ पे भी फॉर्मेटिव मॉडल यूज़ करते हैं, लेकिन वो इतना रिलायबल नहीं माना जाता है। एक होता है रिफ्लेक्टिव मॉडल, रिफ्लेक्टिव स्केल, और एक होता है फॉर्मेटिव मॉडल या फॉर्मेटिव स्केल, ठीक है। अभी रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं सेम चीज़। आप अगर हमारे मोस्टली जो क्वेश्चनर होते हैं वो रिफ्लेक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर मैंने वो मोटिवेशन के बारे में पूछना है तो मैं 10 क्वेश्चन अगर पूछूंगा, वो क्या करे, वो आपका मोटिवेशन के अगर 10 क्वेश्चन है, वो सारे 10 के 10 क्वेश्चन क्या करेंगे, आपके मोटिवेशन को जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब एक चीज़ आप बार बार पूछ रहे हो, कंफर्मेशन करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी अगर मैंने पूछी है, मैंने 6 क्वेश्चन से पूछी है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पहले उससे ब्रांड लॉयल्टी पूछा, कोई और क्वेश्चन सेटिस्फेक्शन का पूछा, या मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक टू ब्रांड लॉयल्टी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उसको अलग अंदाज में कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए। और मुझे, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट पूछूँ आप लॉयल हो या नहीं, हो सकता है आप सही रिप्लाई ना कर दे, एक ही हो सकता है आप एक चीज़ पे इतना वो कर दे कि आप बिल्कुल अ, आप लॉयल होते हैं, लेकिन वहाँ पे आप नॉन लॉयल शो हो। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन इसीलिए यूज़ करते हैं कि रिफ्लेक्टिव का ये जो जनरल कॉन्सेप्ट भी ये है कि आप एक चीज़ बार बार कंफर्म करते हो, बार बार रिफ्लेक्ट करते हो, फिर आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन फॉर्मेटिव स्केल में जो है वो अलग होता है। फॉर्मेटिव स्केल जैसे नाम से वो है टू फार्मूलेट द स्केल या टू फार्मूलेट द मॉडल। अभी लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वर्कशॉप कैसा था, ठीक। अगर मैं ओवरऑल सेटिस्फेक्शन वर्कशॉप का वो मेजर करना चाहूँ, तो हो सकता है मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूँ और उसमें, ठीक है। फॉर्मेटिव में मैं हो सकता है आपसे जो है वर्कशॉप की जो है डिफरेंट डायमेंशन पे अलग अलग वो पूछ लूँ। जिस तरह मैं कहूँ कि वर्कशॉप का कंटेंट कैसा था, ठीक है। और वर्कशॉप का जो रिसोर्स पर्सन था वो, और इसी तरह जो है फैसिलिटीज़ वगैरह और बाकी चीज़ों, कोर्स मटेरियल वगैरह। हो सकता है आप यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टिव में ये होता है कि अगर एक चीज़ पे आप एग्री करते हो, फिर आपको थ्रू आउट, अगर आप लॉयल शो करते हो, 6 क्वेश्चन है, फिर आपके 6 क्वेश्चन पे आपने क्या शो करना है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, सॉरी, लॉयलिटी शो करनी है। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आपने बाकी सेटिस्फेक्शन के जितने क्वेश्चन मैंने पूछे होंगे उन सबको आप, जिस तरह वो बाज़ औक़ात अगर आप लोगों ने वो जो रिवर्स कोड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। और मतलब एक एक दफ़ा आपने स्टैंड ले लिया, बेशक आप वो हो सेटिस्फाई हो या नहीं सेटिस्फाई हो, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्टिव स्केल में ये होता है कि आपने एक ही साइड पे जाना होता है। अगर आप जो अनडिसाइडिव हो जाते हैं, एक जो हम वो नहीं है जो आउटलायर निकालते हैं या अनएंगेज रिस्पोंडेंट, या जो आगे जाके बाकी क्वेश्चन वो जो एटम हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आपका वो देखा जाए, उसमें आप क्या करते हो, अगर मैं किसी को रिप्लाई करता हूँ मैं डिसाइडिव, मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, लेकिन उसके 2 क्वेश्चन पे मैंने स्ट्रांगली एग्री पे क्लिक किया और 2 क्वेश्चन पे जो है स्ट्रांगली डिसएग्री पे क्लिक किया, तो इससे क्या होगा, मैं डिसाइडिव ही नहीं हो जाऊंगा। रिफ्लेक्टिव में तो आप बिल्कुल जो चीज़ है उसी के साथ आप कंटिन्यू करोगे। लेकिन फॉर्मेटिव में हो सकता है आप ये कहो कि यार मटेरियल तो, या लेट सपोज अभी यहाँ स्लाइड में जो लिखा हुआ है, आपको यार स्लाइड में तो मटेरियल तो बहुत ज़बरदस्त था, हाई क्वालिटी था, जो पेपर इसने उठाए थे इस जर्नल से उठाए थे, ये वो इसने जो मुझे हमें बुक प्रोवाइड किया, ये मटेरियल से तो मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जो रिसोर्स पर्सन था वो पढ़ा नहीं सकता था, ठीक है। तो
क्योंकि वर्कशॉप जो है इसका ये वर्कशॉप डिफरेंट चीज़ों पे मिल के डिफरेंट चीज़ें फार्मूलेट करके आप एक वर्कशॉप बनाता है, ठीक है। हो सकता है मेरा कंटेंट भी अच्छा हो सकता है मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन फैसिलिटीज़ या हम लोगों का नेट का कनेक्शन या आवाज़ कि जो ये माइक है वो इतना वीक हो कि आप में से अक्सर लोग जो है बिल्कुल उसको सुन नहीं पा रहे हो। आपको यार नो डाउट रिसोर्स पर्सन भी अच्छा था, मटेरियल भी अच्छा था, लेकिन जो फैसिलिटीज़ थे या जहाँ वो, तो ठीक है। तो इसमें फॉर्मेटिव स्केल में क्या होता है कि हो सकता है किसी चीज़ पे आप एग्री कर दे और किसी चीज़ पे नॉन एग्री कर दे। बाकी इसके एग्जांपल भी आएंगे, ठीक है। ये तो इसका क्रोन अल्फा और कंपोजिट रिलायबिलिटी आपको बताता है कि स्टेटमेंट आपस में कोरिलेट है या नहीं, मतलब रिफ्लेक्ट सेम चीज़। वो जो नाम नहीं कहते कि यार बाज़ औक़ात जो हम एटम डिलीट करते हैं वो किस वजह से डिलीट करते हैं, वो इसी वजह से कि यार सारे एटम जो है एक ही चीज़ को मेजर कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ये जो एक एटम है, ठीक है। लेट सपोज मैंने 4 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। किसी भी सेटिस्फेक्शन के मैंने 4 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अगर अक्सर लोग सही रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो क्वेश्चन 3 पे सही रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसको आउटलायर हम कंसीडर करेंगे कि यार इन लोगों ने सही से नहीं पढ़ा या ये आउटलायर हम कंसीडर करते हैं। अगर आपके 3 क्वेश्चन पे सब लोगों का एक ही तरह रिप्लाई आ रहा है और चौथे क्वेश्चन पे जो है कुछ लोगों का नहीं अक्सर लोगों का जो है डिफरेंट, लेट सपोज यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री की तरफ जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री की तरफ जा रहा है, तो आपका ये एटम जो है ये बाकी के साथ जो है रिलायबल नहीं है, ठीक है। बाकी के साथ वो आगे फिर हम टेस्ट करेंगे, वहाँ मैं बताऊंगा कि बाकायदा हम इसका टेस्ट करते हैं कि कोरिलेट है या नहीं। कुछ लोग गलती करते हैं, वो जो वी आई एफ वैल्यू कोलिनियरिटी हम चेक करते हैं वो हम फॉर्मेटिव में तो चेक करते हैं, रिफ्लेक्टिव में नहीं। कुछ लोग रिफ्लेक्टिव में चेक करते हैं क्योंकि रिफ्लेक्टिव में जो है आप एक चीज़ बार बार पूछ रहे हो, तो क्वेश्चनेयर में आपस में तो कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एक चीज़ आप बार बार, बेशक आपने वर्डिंग चेंज की है लेकिन चीज़ तो आप सेम पूछ रहे हो, तो वहाँ पे जो है वी आई एफ वैल्यू जो कोलिनियरिटी हम देखते हैं एटम के दरमियान वो आई होता है आपका, लेकिन कुछ लोग उसके बेस पे जो है क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे जो है वी आई एफ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज जिस तरह मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि रिफ्लेक्टिव में हम क्या करते हैं एक ही चीज़ वो करते हैं, लेकिन फॉर्मेटिव में अलग अलग चीज़। अगर मैं अलग अलग चीज़ ना वो कर रहा हूँ, जिस तरह वर्कशॉप, सॉरी मटेरियल, रिसोर्स पर्सन और फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपस में कोरिलेट नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, रिसोर्स पर्सन एक अलग चीज़ है, मटेरियल एक अलग चीज़ है। ये हम क्या यूज़ करते हैं, वी आई एफ वैल्यू यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर ये बाकायदा इसकी थ्रेशोल्ड 3 और 5 या 5 से आए फिर हम उसको वो जो वो कोलिनियरिटी बेसिस पे उसको क्या कहते हैं, सजेस्ट लोग को वी आई एफ होगा तो स्ट्रॉन्ग वो मानते हैं, अगर आई होगा कुछ लोग 3 और कुछ लोग 5, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। उसमें क्या होता है कि फिर हमें एक एटम को जो है डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि एक ही आपका जो है कंटेंट वैलिडिटी जो है आपका एक ही चीज़ बार बार नाप रही है, ठीक। लेट सपोज मैं कहता हूँ यार मैंने क्वेश्चन पूछे वर्कशॉप के बारे में, ये 3 अलग अलग, एक जो है रिसोर्स पर्सन और एक मटेरियल और एक फैसिलिटीज़। हो सकता है ये फैसिलिटीज़ और सपोर्टिंग मटेरियल पे जो है लोग बिल्कुल सेम रिप्लाई कर रहे हो, तो उसमें कोई एज सच डिफरेंट ना हो, वो उसी तरह रिफ्लेक्टिव स्केल की तरह एक ही जानिब जा रहा हो, देन वी आर कंसीडर, या तो हम मर्ज करते हैं या उसको डिलीट करते हैं। बाकी ये इस तरह अगर डायग्राम से आप समझना चाहो, ठीक है। फॉर्मेटिव में क्या करते हैं आप डिफरेंट चीज़ों को जो है पूछते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव में क्या होता है कि एक चीज़ को आप जो है बार बार वो, अभी जिस तरह यहाँ पे अगर हम इसको 3 वो कंसीडर करें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की वर्डिंग हल्का सा थोड़ा बहुत चेंज होंगे वर्डिंग, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल एक ही चीज़ पे फोकस होगा। यहाँ पे जो है 3
अगर एटम आपने वो पूछे वो अलग अलग चीज़ों पे जो है फोकस करे, हो सकता है जिस तरह अभी ये तीनों चीज़ें वर्कशॉप के बारे में, लेकिन एक अलग अलग डायमेंशन वो मेजर कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिस तरह पीएल वार्प पीएलएस है, और स्मार्ट पीएलएस में भी एक दो टेस्ट में आप मोड ए और मोड बी, मोड ए जो है रिफ्लेक्टिव को कहा जाता है मॉडल, और मोड बी बी मॉडल जो है वो फॉर्मेटिव को कहा जाता है। अभी ये इसकी एक एग्जांपल है कि आई लाइक इंट्रोड्यूसिंग न्यू ब्रांड एंड प्रोडक्ट टू माय फ्रेंड्स। ठीक है, अभी वही चीज़ वहाँ पे वो जो इंट्रोडक्सिंग है, यहाँ पे जो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, किसी को कोई ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाना या किसी को किसी ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन देना, दे आर बोथ सेम थिंग। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनर है तो सेम चीज़ वो बार बार पूछ रहे हैं। अभी लोग मुझसे पूछते हैं या लोग मुझसे इंफॉर्मेशन लेते हैं किस, वही ये जो प्रोडक्ट की बात हो रही है। बाकी मेरे दोस्त सोचते हैं कि मैं उसके लिए आप एक गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि जिस तरह हमारे जनरल लाइफ में भी हम देखते हैं कि यार कोई बंदा अगर मोबाइलों का ज़्यादा वो शौकी हो और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो सबसे पहले हम उसी के पास जाते हैं कि यार मैंने अगर लैपटॉप का हो तो इस तरह। ठीक है, अभी ये रिफ्लेक्टिव है, यहाँ पे अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। देखो यहाँ पे जो ये यहाँ पे भी फॉर्मेटिव लफ्ज़ यूज़ हो रहा है लेकिन कुछ और वर्डिंग के साथ, सॉरी इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग। अगर आप इनको सबको वो करो क्लब करो तो आपको ओवरऑल फॉर्मेटिव स्केल का जो है एक गो थ्रू मिल जाती है। ठीक है, सो रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव स्केल में ये इस तरह है। अभी यहाँ पे ये इंट्रोड्यूसिंग की बात कर रहा है नया प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ जो ये प्राइस की बात हो रही, एक अलग चीज़ हो। ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाना एक अलग बात है, प्राइस चेक करना एक अलग बात है। बाकी उस तरह अगर कोई मार्केटिंग से पर पीस की जो बात होती है, ठीक है, यहाँ जो है वो प्रमोशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ जो है ये पेमेंट मेथड और ऑफलाइन और उसकी बात कर रहा है। ठीक है, बाकी जब स्मार्ट पीएलएस में जब देखोगे जिस तरह वहाँ स्टार्टिंग में मैंने मॉडल आप लोगों को इन शॉर्ट, अगर वो कोई बिल्कुल शॉर्ट में वो एरो, अगर जो भी आपके लेट सपोज ये ब्रांड लॉयल्टी वेरिएबल है, ठीक है, अगर ब्रांड लॉयल्टी से एरो जा रहे हो एटम की तरफ, जो आपने एलो में जब आप स्मार्ट पीएलएस में क्वेश्चन इंटर करोगे, ठीक है, अगर ये एरो इस तरह ब्रांड लॉयल्टी से आगे मैं दिखाऊंगा भी इसको एटम की तरफ जा रहा है तो ये रिफ्लेक्टिव होगा। अगर एरो जो है क्वेश्चन से जो है एटम की तरफ, अभी ये देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हुई कि ये ब्रांड लॉयल्टी इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रही है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि ब्रांड लॉयल्टी इन चीज़ों से फॉर्मेट होके टू फॉर्मुलेट द थिंग्स, दीज क्वेश्चन फॉर्मुलेट ब्रांड लॉयल्टी, यहाँ पे जो है दी ब्रांड लॉयल्टी रिफ्लेक्ट दीज थिंग। ठीक है, तो ये फिर वहाँ पे मैं मॉडल में भी आप लोगों को दिखाऊंगा ये एरो जो है। बाकी एक और ये सेटिस्फेक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अभी अगर आप लोग गेस करो ये कौन सा होगा, फॉर्मेटिव होगा या रिफ्लेक्टिव, अगर कोई एक दो गेस करना चाहे कमेंट में। सर रिफ्लेक्टिव होगा। और कोई कमेंट कर दे या ओके। और ये सेकंड ओके, आप अपने साथ सोच लो, या जो है द सर्विस ऑफ, मैं इसको जूम अगर कर लूँ, इसके ये तीन क्वेश्चंस हैं सेटिस्फेक्शन का। ठीक है,
मैं किसी बंदे का सेटिस्फेक्शन वो कर रहा हूँ, ये होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये किसी वेरिएबल को मेजर करने के लिए मैंने ये यूज़ किया, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, और उसके बाद में ये 3 अलग क्वेश्चन दूसरे के लिए। आई फील वेल इन दिस होटल, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू स्टे इन दिस होटल, आई रिकमेंड दिस, ठीक है। अभी जो फर्स्ट था वो फॉर्मेटिव था, ये देखो ये रो भी फॉर्मेटिव क्यों है, यहाँ पे ये सर्विस की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये रूम इक्विपमेंट की बात कर रहा है, और यहाँ जो ये बिल्कुल अलग चीज़ एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वैसे भी जब आप स्टडी में भी देखते हो तो ये बहुत कम, मेरे लिए खुद ये टॉपिक स्मार्ट पीएलएस में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल टॉपिक मुझे लगता है, ये टॉपिक मैं कहता हूँ कि यार मैं ये किस तरह समझा पाऊँगा। और यहाँ पे एक ही चीज़, ठीक है, अभी ये बंदा आई एम फील वेल इन दिस होटल, इसका क्या मतलब है कि वो अच्छा महसूस कर रहा है, तो ये क्या है, वो सेटिस्फाई है, ठीक है। यहाँ पे जो है आई एम ऑलवेज हैप्पी टू स्टे इन दिस होटल, अगर वो यहाँ पे जो है पी कर रहा है तो उसको यहाँ पे भी स्ट्रांगली एग्री करना चाहिए। अगर वो कहता है कि यार मैं इस होटल में फील तो सही कर रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पे नहीं ठहरता, ठीक है। और वो कोई कहता है, जिस तरह कुछ लोग होते हैं कि यार मैंने तो ये चीज़ ली है लेकिन मैं आपको नहीं कहता कि आप लो, ठीक है। यहाँ पे ये अगर आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो तो आप देन यू यू विल रिकमेंड टू समवन, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिव हो गए, वो ऊपर वाला जो था ये फॉर्मेटिव हो गया। यहाँ पे हो सकता है जिस तरह मैंने बात की कि वो हो सकता है सर्विस ओके हो उस होटल का, ठीक है, रूम भी ज़बरदस्त हो, लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉय वो फ्रेंडली ना हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो वो हो सकता है वो स्ट्रांगली एग्री करें। बाज़ औक़ात होता है हम लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है, किसी अच्छे होटल में जाते हैं, सब कुछ ओके होता है, खाना भी हमें वेल ऑफर होता है, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ होता है वो उसके साथ हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, तो हम डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें हम जब किसी को रेफ़र करते हैं, हम कहते हैं यार ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, लेकिन जो बट वाला का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार लेकिन वहाँ के एम्प्लॉय जो है वो, तो यहाँ पे ये हो सकता है कोई बंदा ऊपर के 2 से एग्री हो सकता है कोई, बाज़ औक़ात हम जाते हैं किसी होटल में, वो एम्प्लॉय वो इतने उसको ट्रेन किया होता है, वो इतने फ्रेंडली होते हैं, सर करके आपसे इतनी चीज़ें पूछते हैं, बाद में जब आप खाना मंगवाते हैं तो वो बिल्कुल आप कहते हो यार एम्प्लॉय तो बड़े वो फ्रेंडली थे, लेकिन तो खैर टाइम ज़्यादा लगा इस पे, होपफुली आप लोग समझ सको। बाकी स्मार्ट पीएलएस तो वही एक ग्राफिकल और ये जो बेसिक इसकी डिफिनेशन वगैरह होती है, सेकंड जनरेशन डेटा एनालिसिस टेक्निक है, क्या क्या करता है, ठीक है। बाकी ये स्मार्ट पीएलएस खैर ये मैंने हटाया नहीं, ये जो था पहले स्मार्ट पीएलएस 3 जो था सिर्फ सीएसवी फाइल पे काम करता था, अभी जो है आप डायरेक्ट एसपीएसएस का जो फाइल होता है, जो एक्सेल का फाइल होता है, ठीक है, और भी एक दो वो है, तो आप डायरेक्ट जो है स्मार्ट पीएलएस 4 में वो पहले इस तरह होता था जब स्मार्ट पीएलएस में हम लोग काम सॉरी एसपीएसएस पे आउटलायर वगैरह निकाल लेते, नॉर्मलिटी चेक करते थे, फिर उसके बाद हम क्या करते थे उसको कन्वर्ट करते थे सीएसवी फाइल में, फिर हम स्मार्ट पीएलएस 3 में वो इंपोर्ट करते थे। लेकिन स्मार्ट पीएलएस 4 में ये है कि आप जो एसपीएसएस का फाइल है उसको डायरेक्ट आप कर दो। बाकी ये अगर वो जिस तरह हुआ, अगर आप लोगों को याद हो एमओएस में जब सॉरी एसपीएसएस में जब हम मिसिंग वैल्यू की बात कर रहे थे, ठीक, तो हम मैंने कहा कि आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है, या आप -99 दे दें, या स्मार्ट पीएलएस में जब डेटा आप इंटर करते हैं वो आपसे पूछता भी है कि अगर हम आपने किसी माइनस वैल्यू को कोई वैल्यू दी है वो भी बता दें, अगर नहीं तो हम जो भी आपके ब्लैंक कैसेज होंगे उसका
एज अ मिसिंग वैल्यू एनालाइज करेंगे, कंसिडर करेंगे, और फिर उसी हिसाब से वो उसको एज अ मिसिंग वैल्यू कंसिडर करके आपके एनालिसिस करते हैं। बाकी ये सिंपल सेल्स के लिए खैर ये तो बहुत से कुछ लोग कहते हैं कि आपकी लेट सपोज आपके स्टडी में जो है, अभी मेरी एमएस के स्टडी में आई थिंक 28 क्वेश्चन थे, आप अगर 30 क्वेश्चन उसको कंसीडर करो आपके क्वेश्चनेयर में, एक तो डेमोग्राफिक है वो नहीं जो आप स्मार्ट पीएलएस में यूज़ करोगे जिससे आप मॉडल डेवलप करोगे, अगर 30 क्वेश्चन है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके ये 300 सैंपल हो गए। मोस्टली अक्सर लोग इस पे वो करते थे, ये इसकी वो रेफरेंस देते थे कि यार इट्स, और कुछ लोग 8 वो करते हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चन है मल्टीप्लाई टू 8 कर दो, अगर किसी का भी अगर 50 क्वेश्चन है तो वो मल्टीप्लाई करेगा तो उसका सिंपल जो है 500 आ जाएगा। लेकिन ये बाकी वही जी पावर इसके लिए गुड है, और बाकी जो फार्मूले और रिकमेंडेशन जो है, बाकी नो अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी जो है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ भी मैंने शायद लिखा हो ये जो है नॉर्मेलिटी फिर भी आप देखते हो, जिस तरह अगर आपका लिकेट स्केल है 1 to 5, तो फिर तो वो अगर थोड़ा बहुत नॉर्मलिटी वायलेट भी करे कितनी करेगी 1, टोटल तो उसका रेंज 4 है, ठीक है। तो ये सच केस में नहीं, लेकिन वो अगर आपको याद है आउटलायर निकालते हुए मैंने बिल गेट्स की एग्जांपल दी है, जो कि बिल्कुल दुनिया में वो जहाँ भी बैठा होगा वो एक एक्सट्रीम अर्निंग के हिसाब से वो एक एक्सट्रीम जो है माना जाएगा रिस्पोंडेंट। तो इस तरह के एक्सट्रीम अगर आपके नॉर्मलिटी वो होती है, आपने उसके कंसिडरेशन में रखना है, अदरवाइज अगर नॉर्मलिटी वायलेट भी कर दे आप स्मार्ट पीएलएस में काम कर सकते हो। बाकी स्मार्ट पीएलएस में जिस तरह एसपीएसएस में जो हम लोग कहते थे कि स्केल डेटा होना चाहिए, और ऑर्डिनल के लिए या बाइनरी कोडेड के लिए आपको अलग लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करना होगा, वो मेरे ख्याल से हम लोगों ने नहीं किया, ठीक। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट पीएलएस में सच इशू नहीं है, आप अगर उसको कैटेगरिकल मॉडरेटर को कि ये कैटेगरिकल मॉडरेटर है अलग से बताना नहीं पड़ता है, या कन्वर्ट कंटिन्यूस से जो भी है, तो ये आप इसी तरह आपके वेरिएबल येस नो वाले भी हो सकते हैं, उसी तरह जिस तरह हम कंट्रोल है वेरिएबल के एनालिसिस करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपके जितने भी ऑर्डिनल इंटरवल बाइनरी इस पे जो है काम कर लेते हैं। बाकी ये जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ एमओएस में जब हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टिव, लेकिन स्मार्ट पीएलएस में हम रिफ्लेक्टिव मॉडल पे भी काम कर सकते हैं और फॉर्मेटिव मॉडल में भी काम कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे एमओएस में ये था कि मैंने कहा था कि एटलीस्ट आपके 3 क्वेश्चन, अगर 3 नहीं 2 क्वेश्चन तो लाजमी होने, 2 के बगैर तो वो बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो आप एक अगर आपने सेटिस्फेक्शन आप कहते हो मैंने एक ही उससे वो करना है मेजर करना है, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आर यू सेटिस्फाई विद दिस होटल, जिस तरह ऊपर वो एग्जांपल गुजरी है, तो एक ही स्टेटमेंट आप पूछ करके उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। बाकी ये थ्योरेटिकल सपोर्ट ये उस केस में होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी मॉडल इस तरह, लेकिन अगर कोई ऐसा मॉडल है जिसके लिए थ्योरी आपकी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं हो, ठीक है, या थ्योरी जो डाइवेटेड हो, कोई कहता है लेट सपोज कोई कहता है पॉजिटिव है, कोई कहता है नेगेटिव है, ठीक है, और बाकी इसमें बिल्कुल न्यू मॉडल तो खैर आप किसी में भी रन कर सकते हो, लेकिन अगर थ्योरी थोड़ी बहुत वीक हो फिर भी आप इसको जो है मल्टीपल थ्योरी के हिसाब से जो है वो इसमें एक नया टेस्ट भी आया है एआईसी के हिसाब से, वो फिर आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये नई जो इसकी स्मार्ट पीएलएस 4 और इसकी जो बुक मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था उसमें ये लोग पांचवा स्टेप स्ट्रक्चर मॉडल में जब आप जाते हो पांचवा स्टेप ये लोग वो करते आइडेंटिफाई करते उस पर जो है ये डॉटेड मार्क्स, और मीन्स में भी हो सकता है कोई लोग कंपैरिजन करना चाहे कोई, जब आप मॉडल के दरमियान कंपैरिजन करते हो, ठीक। बाकी ये वही जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिडिक्शन के लिए,
ये जो इंडिकेटर की बात है मोर देन 100 जो है, अगर आपके किसी वेरिएबल के या क्वेश्चन आपके मोर देन 100 है तो देन यू कैन। बाकी ये वही उसकी वेबसाइट से जो स्मार्ट PLS 4 में ये क्वेश्चन कोपला जो है, ये एक टेस्ट होता है, ये पहले हम आर में करते थे, ये जब मुझसे कोई कहता था तो ये मैं हम या आर में करते थे। बाकी ये रिग्रेशन मॉडल और प्रोसेस मैक्रो का जो मैंने कहा कि अभी ये स्मार्ट PLS में इन लोगों ने ऐड कर दिया। बाकी ये जो एक्सेल और SPSS का बात हम लोगों ने किया, ठीक। बाकी ये जो वहाँ पे ऊपर मैंने नेसेसरी कंडीशन एनालिसिस न्यूरो नेटवर्किंग जो था ये टेस्टेड हुआ है। बाकी आपके ये लो जो होंगे इसको हम एटम भी कहते हैं, जो आपने डायरेक्ट क्वेश्चनियर में पूछे हो, ठीक है। इसको हम ऑब्जर्व वेरिएबल भी कहते हैं, और बाकी जो आपके वेरिएबल होते हैं उसको नॉन ऑब्जर्व, जिस तरह वहाँ पे मोस्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ऑब्जर्व वेरिएबल मीन जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट हो, जिस तरह अभी मैंने 4 क्वेश्चन पूछे, ये डायरेक्ट ऑब्जर्व वेरिएबल है। लेकिन इसके क्वेश्चन के बेस पे मैं क्या चीज़ मेजर कर रहा हूँ वो अनऑब्जर्व हो जाएगा। वो क्या, लेट सपोज ब्रांड लॉयल्टी है, ठीक है। मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे, वो डायरेक्ट मैंने ऑब्जर्व वेरिएबल बना कर, लेकिन इसी 4 वेरिएबल को फिर आगे मैं जाके मैं कहता हूँ कि ये ब्रांड लॉयल्टी की वेरिएबल है, और इसी तरह जो भी वेरिएबल के जो एटम होंगे, ठीक है। बाकी ये तो सबको जिस तरह मीडिएशन मॉडरेशन में आपका जो एक जगह पे वो डिपेंडेंट होता है, दूसरी जगह पे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक। बाकी ये वही स्ट्रक्चर इक्वेशन सेक्शन मॉडल, और ये वही चीज़ें जो फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं। अभी ये ओवरऑल स्मार्ट PLS में जब हम मॉडल अभी हम ड्रा टाइम है या नहीं, एक टाइम है मॉडल ड्रा करने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्मार्ट PLS जब आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, उसके बाद जब आपने मॉडल बना, अभी एक एक ये मॉडल आप जहन में, ये मैंने कहीं से उठाया था, ठीक। अभी ये CSR के कुछ डायमेंशन है, एक मॉडल बना हुआ है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है, ये मीडिएशन, और कॉपरेटिव में जो है वो मॉडरेशन, और या कस्टमर लॉयल्टी या ब्रांड लॉयल्टी BL जो है हम लोगों की, वही डेटा जो हम यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने SPSS और एमओस में यूज़ किया था। सॉरी। अभी ये जो है हम इस तरह का मॉडल ये स्मार्ट PLS 4 की है, ठीक है। आप इसको सर्कल में भी बना सकते हो, मतलब वो वही फिर आप जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना इसके साथ खेलोगे। अभी ये मेरा जो है रिफ्लेक्टिव मॉडल है, ये देखो सारे एरो जो है क्वेश्चन से वेरिएबल एटम से जो है, सॉरी वेरिएबल से जो है एटम की तरफ जा रहा है, ठीक। आगे फिर हम इसको देखेंगे, इसी मॉडल को जो है फॉर्मेटिव बनाएंगे। अभी ये स्मार्ट PLS जब आप एक्टिवेशन जब आप कर लेते हो, जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो ये आप सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस मीन्स ये आपसे कहेगा कि एक फोल्डर वो असाइन कर दे, एक फोल्डर आप इसको असाइन कर दोगे, जहाँ पे जो भी आप काम करोगे, जो भी मॉडल यहाँ पे डेवलप करोगे वो वहाँ पे जो है सेव होता जाएगा। लेट सपोज अगर आपने अपने स्मार्ट पे, लेट सपोज दोस्त के साथ, या आपने ये कहा कि यार मैंने लैपटॉप में घर में भी काम करना है और ऑफिस में भी काम करना है, ठीक। तो आप काम करते रहोगे, जाते हुए आप इस फोल्डर से चीज़ें उठा करके USB में कॉपी करोगे, और घर में जा कर के वहाँ PC में वो यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर शिफ्टिंग जो भी होगा डेटा, अभी मैंने इसको जो है स्मार्ट PLS वर्क स्पेस के नाम से एक फोल्डर बनाया, और उसको मैंने कहा इसको आप ऐसा, ठीक। तो अभी ये देखो ये चीज़ें एक्टिव हो गई, ये ओवरऑल उसकी इंटरफेस है। न्यू प्रोजेक्ट, जब भी आप काम करोगे एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट मैंने नाम क्या दिया है, वर्कशॉप। अभी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन गया, आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा इस, ठीक है।
सबसे प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले क्रिएट करने के बाद सबसे पहले काम आप क्या करोगे, इंपोर्ट डेटा। सबसे पहले आप डेटा इंपोर्ट करोगे, जिस डेटा पे आपने काम करना है, ठीक है। जो भी डेटा, जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ जो डेटा शेयर किए, एक दफ़ा आप डेटा अपलोड कर दोगे और उसके बाद उसको क्रिएट मॉडल पे क्लिक कर दोगे। अभी ये डेटा जो है वहाँ पर आप लोगों को फोल्डर मिलेगा 00 वर्कशॉप डेटा फाइल के नाम से, ठीक है। अभी ये देखो जो मैंने कहा था कि आप चीज़ें, अभी ये देखो स्पेसेस की चीज़ें इसने भी इंक्लूड कर, पहले ये कोडिंग वगैरह हम नहीं करते थे, लेकिन स्मार्ट PLS 4 में अभी हर चीज़ जो है यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मैट्रिक है, बाइनरी कोडिंग है, जो भी है, जिस तरह वहाँ हम स्केल कहते थे यहाँ पे ये मैट्रिक उसको कह रहे थे। बाकी वो जिस तरह वहाँ पे हम लोगों ने डेटा स्क्रीनिंग की थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ जो है अगर आप कोई चेंज करना चाहो, अगर आपने एक्सेल फाइल शेयर की अपलोड किए तो आप एक्सेल में जाओगे, ये स्क्रीनिंग यहाँ पे आपको, मतलब ये एक जिस जैसा ही आप डेटा अपलोड कर दोगे, जिस तरह भी मैं आप लोगों को खैर मैं दिखाऊंगा भी, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको उसी टाइम बता देते हैं। बाकी इसमें एक ये चीज़ है, फाइल नेम जो आपने देना है वो इसमें इस तरह की ये जो डॉट स्लैश या कोमा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह भी हमारे वो जो फाइल है उसमें 00 डॉट है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये डॉट हटा दो। बाकी यहाँ पे ये कंप्लीट आपको बता देता है कि कितने केसेस है, वो जो वहाँ पे मैंने हम लोगों ने रो और कॉलम की बात की थी, ठीक है। तो ये आपके जितने भी रॉ होगा उसको क्या मानेगा, एज अ रिस्पोंडेंट केसेस मानेगा, और यहाँ पे बाकी जो कॉलम होंगे उसको ये क्या कंसीडर 34 टोटल हम लोगों की इंडिकेटर है। बाकी यहाँ पे जो मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे अगर आपने जो है वो मैंने -99 की बात जो की कि मैंने कहा वहाँ स्पेसेस में अगर आपने मिसिंग वैल्यू के लिए -99 यूज़ करना है या -100 या कोई भी बड़ी वैल्यू आपने यूज़ की है, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे कि ये मार्कर वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दो। मतलब जो मार्कर वैल्यू होगी उस इट्स मीन आप इसको बताओगे कि ये मिसिंग वैल्यू है, कैटेगोरिकल, ऑर्डिनल और सॉरी आज मेरा गला जो है क्योंकि सर्दी भी है और एक हफ्ते मुसलसल में 2-3 घंटे बोलता रहता हूँ, तो इस वजह से। तो ठीक है, यहाँ पे आप ऑर्डिनल, मैट्रिक या कैटेगोरिकल उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या जो है आपने इम्पोर्ट पे हम क्लिक कर देंगे तो शायद ये सारी चीज़ें जो है अभी फर्दर ये जो नॉर्मलिटी का टेबल लास्ट में जो हम लोगों ने वहाँ से पेस्ट किया था SPSS से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है स्क्यूनेस, कर्टोसिस, स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम सारी चीज़ें आपको जो है, और वेरिएबल टाइप क्या है, ठीक है, और मिसिंग वैल्यू, जो मिसिंग वैल्यू के लिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखने के लिए स्पेसेस पे हम लोगों ने क्या किया था, अलग अलग जगह जाके कब कहीं पे स्पेसेस देखा था, कहीं पे जो है वो स्क्रीनिंग की थी, कहीं पे मीन निकाला था, और कहीं पे जो है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस निकाले थे, ठीक है। लेकिन यहाँ जब आप डेटा एंटर करते हो, आपको चाहिए या नहीं चाहिए आपको उसी टाइम क्रिएट करके दे देगा। ये देखो स्क्यूनेस, कर्टोसिस, क्रैमर भी एक ये टेस्ट होता है, ये भी नॉर्मलिटी के लिए आई थिंक होता है, ठीक। अभी ये टेबल आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे, ये आपका नॉर्मलिटी का टेबल हो जाएगा। जिस तरह वहाँ हम लोगों ने कॉपी किया मिनिमम, मैक्सिमम, मीन वगैरह, स्टैंडर्ड डिवीजन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये अगर आप लोग स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस हम यूज़ करते हैं नॉर्मलिटी के लिए। ये हम लोगों ने कहा था कि
3 से ऊपर नहीं होना चाहिए और ये 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एक दफ़ा डेटा हम लोगों ने वो इसको दे दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कहेंगे क्रिएट मॉडल। ठीक है, जो मॉडल जिस मॉडल पे हम काम, जो हमारे स्टडी का मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था, यहाँ जो है अभी ये आपको 3 ऑप्शन देते हैं। पीएलएस सेम का मॉडल बनाना है, रिग्रेशन का मॉडल बनाना है, सिर्फ आप उसमें आपका क्या करोगे, जिस तरह हम एसपीएसएस में करते थे, जब हम कंप्यूट बना लेते थे हम रिग्रेशन रन कर देते, तो इसी तरह बाकी ये जो प्रोसेस मैक्रो हैं, अभी प्रोसेस मैक्रो हम लोगों ने वहाँ पे क्या करना होता है, पहले अगर हम लोगों का तो सिंपल, हम लोगों ने मेडिएशन मॉडरेशन रन, अगर आपका कॉम्प्लेक्स मॉडल है, ठीक है, आपने थीसिस में बनाया है, लेकिन वहाँ फिर आपको टेम्पलेट में जाना होता है, टेम्पलेट में किसी को समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं अभी इसमें कौन सा बना दूँ, लेकिन यहाँ पे जो आप इस तरह मॉडल जिस तरह ग्राफिकल होता है ना, मैं कहता हूँ कि ये मेरा यहाँ पे एक मेडिएटर है और मेडिएटर के ऊपर एक मेडिएटर है, मतलब जो भी आप कॉम्प्लेक्स जो मॉडल बना के दोगे, एक मेडिएटर, दो मेडिएटर, मेडिएटर के मेडिएटर के ऊपर मेडिएटर, तो आपको कोई टेम्पलेट देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें वही जिस तरह ड्रा करते हैं, एक ड्राइंग जिस तरह अभी ये मैंने ड्रा की है, ठीक, इसी तरह आप इसको ड्रा करोगे और उसके एनालिसिस कर दोगे, वो आपको जो है रिजल्ट दे देगा। तो प्रोसेस मैक्रो अगर आपने फिर भी यूज़ करना है, स्मार्ट पीएलएस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अभी मैं क्योंकि स्मार्ट पीएलएस वो बेसिक पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने जब आप मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू कर दूँ, अभी मैं ये स्मार्ट पीएलएस मैंने खोल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको जो है वर्क स्पेस दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको वर्क स्पेस दिया हुआ है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू मॉडल पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है, मैं मॉडल का नाम दूँगा, लेट सपोज मैं उसको कहता हूँ कि टेस्टिंग है, ठीक है, क्रिएट, यहाँ पे ये मॉडल क्रिएट करेगा। मॉडल पे काम करने के लिए क्योंकि हमें डेटा चाहिए होता है, तो सबसे पहले डेटा के बगैर भी आप मॉडल बना सकते हो, लेकिन जो भी डेटा, लेट सपोज अभी ये एक बंदे का, खैर मैं अपने डेटा पे काम करता हूँ, ये देखो ये स्मार्ट पीएलएस, अगर आप अभी मैं वहाँ तो मैंने एक्सेल का दिया था, या मैं एसपीएसएस का फाइल दे देता हूँ, ठीक, और ये ओपन कर लिया मैंने। ये देखो यहाँ पे ये जो भी है इसने स्टार्टिंग में ये, अगर आपने इसको चेंज करना है मैट्रिक्स से या जो भी, अभी जिस तरह एज है मेरा, वैसे तो इस एनालिसिस में इतना फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ वहाँ पे जो आप वो करोगे मॉडरेशन, जब रन करोगे कैटेगोरिकल मॉडरेटर है या कंटिन्यूस मॉडरेटर है, ठीक, बाकी तो एज सच यहाँ पे ना हम लोगों ने एज सच टी टेस्ट रन करना है या एज सच, क्योंकि अभी एज है, मैं उसको कहता हूँ ये मैट्रिक नहीं है, ये ऑर्डिनल है, ऑक्यूपेशन जो है वो कैटेगोरिकल है, ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी सारे मैट्रिक हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको डेटा दे दिया, मार्कर मैंने यूज़ नहीं किया, जो मिसिंग है उसको मिसिंग कंसीडर करेगा, ये अपलोड हो गया डेटा। जैसा ही डेटा अपलोड हो जाएगा, ये सबसे पहले आपको नॉर्मलिटी के जो टेस्ट वगैरह थे, वैसे ये तेज़ काम करता है, पता नहीं क्यों मेरा कंप्यूटर चीज़ें ज़्यादा खुली है या, तो ये इस तरह एक ही क्लिक पे ये जो है आपको सारी चीज़, मतलब जैसे आप डेटा अपलोड करोगे तो ये आपको सब बता देता है, ठीक, कोई अगर मिसिंग वैल्यू बता देता है, मीन, मीडियम, मिनिमम, मैक्सिमम, ऑब्जर्वेशन जो है मिनिमम, एक स्केल को और एक ऑब्जर्व है, और इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस जो हम नॉर्मलिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक, अगर आपने यहाँ कॉपी करना है इसको, ये जो है कॉपी टू एक्सेल हम कर लेंगे,
और एक्सेल पे जा कर के पेस्ट कर देंगे और वहाँ से फिर जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा है, जिस तरह ये ऑब्जर्व मिनिमम मैक्सिमम वगैरह जो है, इसका रॉ हटा करके सेटिंग करके पी स्टाइल में या जो भी स्टाइल आप जो है वो कर रहे हैं, तो आप वो वहाँ से उठा करके थीसिस में वो पेस्ट कर दोगे। ठीक है, अभी ये डेटा मैंने दे दिया, अभी ये टेस्टिंग जो है, ठीक है, डेटा अटैच होगी। अभी मैंने क्रिएट मॉडल पे है, अभी ये मॉडल पे ही आपसे 3 चीज़ें पीएलएस सेम, रिग्रेशन, प्रोसेस में। तो मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल मैंने पीएलएस सेम, अभी ये मॉडल का नाम, वहाँ जो है प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ जो है मॉडल का नाम है। मॉडल का नाम मैं टेस्टिंग और पीएलएस सेम कर दूंगा, क्योंकि एक ही मॉडल पे जो है, अभी ये देखो ये तो मैंने क्रिएट कर दिया। इसी प्रोजेक्ट में एक दफ़ा ये क्रिएट हो जाए, मैं अगर बैक चला जाऊँ, ठीक है, अभी ये देखो ये तो स्मार्ट पीएलएस का प्रोजेक्ट आ गया, और इसी में मैं अगर नया राइट क्लिक करके मैं अगर नया मॉडल, प्रोजेक्ट वही होगा, लेट सपोज जिस तरह रिग्रेशन मैंने रन किया, ठीक है, मैंने रिग्रेशन रन किया, रिग्रेशन के बाद मैंने प्रोसेस में क्रो में जाना है, या पीएलएस सेम वही मॉडल है, पीएलएस सेम में मैंने रिलायबिलिटी विलिटी वगैरह और स्ट्रक्चर मॉडल देख लिया, फिर मैं कहता हूँ यार मीडिएशन मॉडरेशन के लिए मैं प्रोसेस में क्रो रन करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही टेस्टिंग के नाम से जो है प्रोसेस लिख दूंगा, या प्रोसेस में क्रो लिख दूंगा। ठीक है, तो अभी ये उसी डेटा के ऊपर, डेटा एक ही होगा, ठीक है, मॉडल दो हो गए। और इसी तरह बाज़ औक़ात होता है कि यार मैं दो डेटा पे, एक ऐसी डेटा है, लेट सपोज कोई बंदा है वो कहता है मैंने दो सिटी से डेटा लिया है, या दो यूनिवर्सिटी से डेटा लिया है, या दो अलग अलग डेटा जो होता है, ठीक है, तो आप इंपोर्ट डेटा, जितने भी डेटा होंगे, लेट सपोज अभी मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ये जो डेटा है, वो जो डेटा था वो कंप्लीट 513 लोगों का डेटा, या वो जो हम स्पेसेस में हम लोगों ने आउटलायर निकाले थे, ठीक है, कुछ आउटलायर हमने डिलीट किए थे 499, अभी ये टोटल वो आ गए, क्या कहते हैं, केसेस है। ठीक है, तो ये अभी उसने यही डेटा अपलोड कर दिया है। अभी ये देखो दो मॉडल हो गए, दो आप मॉडल भी जितने बनाना चाहो बना सकते हो, और इसी तरह जो है डेटा जितना आप वो बनाना चाहो। ठीक, जब एक दफ़ा आप डेटा एंटर, तो ये मॉडल ओवरऑल स्मार्ट पीएलएस 4 की ये अभी ये इंटरफेस है। ठीक, बाकी ये वन बाय वन ये आपके जितने भी वो होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो दिखाएगा, और यहाँ पे जो है ये मॉडल ड्रा करने के लिए मेडिएशन मॉडरेशन वगैरह, ये स्कैन कोपला जो है ये चीज़ें, और ये जो यहाँ अगर मैं एक दफ़ा मॉडल बनाना स्टार्ट करूँ, यहाँ पे फिर मुझे ऑप्शन मिलेगा ये कलर वगैरह के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए जो चीज़ें होती है। ठीक, तो ये अभी ओवरऑल इसका ये इंटरफेस हो गया। ठीक है, बाकी मॉडल ड्रा करना इसमें बिल्कुल आसान है। ये देखो क्वेश्चन पे आप आ गए, ठीक है, आप क्वेश्चन यहाँ पे ड्रा करोगे, वो जो इनिशियल लफ्ज़ होंगे उसके बेस पे ये क्या करेगा, पहले से एक नाम जो है सजेस्ट करेगा। अगर इसी के साथ वो जाना है तो ठीक, या नहीं आप कहते हो कि नहीं मैंने पूरा लिखना है इकोनॉमिकल CSR, ठीक है, इस तरह आप क्लिक करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अगर नया बनाना है आप इस तरह भी कर सकते हो, इस पर डबल, जहाँ खाली जगह मिले आपने वहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। ले सपोज मैं इसको कहता हूँ CSR, ठीक है, अभी इसने ये मॉडल बना दिए, सॉरी वेरिएबल बना दिया। अभी यहाँ पे जो एथिकल CSR के जो 4 या 5 क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो मॉडल इसमें बिल्कुल आप जल्दी से बना सकते हो। अभी इसके साथ जो है ये लीगल CSR के 5 क्वेश्चन है, ठीक है, यही नाम, और इसी तरह ये ब्रांड लॉयल्टी के 6 क्वेश्चन है, ठीक है, BL के नाम से। अभी आप इस पे जब मल्टीपल क्लिक करोगे, अभी ये
वेरिएबल मैंने सेलेक्ट किया, इसके साथ मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट करके अभी मैं इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, बाकी इसके आगे वो आ जाएंगे, मैं आपको दिखा। आल्ट ए अगर आपने क्वेश्चन जो है बाएं तरफ ले जाने, ठीक है, आल्ट डब्ल्यू, आल्ट टी, आल्ट एस, आल्ट ए, ठीक है। आल्ट क्यू जो है, वो जो मैंने कहा था, अगर आपने इसको जो है चेंज करना है, रिफ्लेक्टिव से फॉर्मेटिव की तरफ जाना है, अभी मैंने आल्ट क्यू लगाया, तो यहाँ भी आप क्लिक करोगे, यहाँ भी ये आपको सारे ऑप्शन देते हैं, ठीक है। इन्वर्स कर दिया मैंने वापस, ये इन्वर्स जो है, ये जो रॉ थे फॉर्मेटिव से वापस वो हो गए, डिलीट कर देना है, रीनेम करना है, बाकी इसमें वो ये जो अलाइन वगैरह है, अभी ये देखो, लेट सपोज ये इतना है। वैसे तो आप जब भी मॉडल पे वो बनाओगे तो ये इस तरह आपको ग्रीन वो एक निशान दे देता है कि ये इसके साथ इस तरह अलाइन है ये चीज़। लेट सपोज ये आगे पीछे, क्योंकि 3 वेरिएबल में तो ईज़ी हो जाता है, अभी कोई इस तरह है, तो आप तीनों को इस तरह सेलेक्ट करके एक साथ यहाँ जो अलाइन कर सकते हो। बाकी लास्ट थिंग है, सिर्फ एक रहेगी इसमें, ये जो है कनेक्ट। कनेक्ट आप क्लिक करोगे, जो भी हाइपोथेसिस है या जो भी कनेक्शन, अभी मैं कहता हूँ ये जो है, जैसे ही आप इस पे ले आओगे तो ये ग्रीन दिखा देगा, आपने ये कर देना, तो ये देखो स्मार्ट पीएलएस में जिन लोगों ने काम किया होगा उसको पता होगा बिल्कुल, मतलब अभी ये मॉडल बन गया, ठीक है। कैलकुलेशन पे यहाँ सिर्फ आप क्लिक कर दो तो ये 1 सेकेंड में आपको सारी चीज़ें दे देते हैं, ठीक है। बाकी मैं स्लाइड से थोड़ा वो कर देता हूँ, क्योंकि स्लाइड में ये होता है कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, तो इस वजह से, ठीक है। ये उसी तरह जब आपने, बाकी ये जो है अभी यहाँ पे जो मैंने मॉडल बनाया ये बिल्कुल इस तरह, मैं अगर इसको कंट्रोल ए कर दूँ तो यहाँ पे मैं नाम वगैरह जो है इसको बड़ा कर सकता हूँ, शेप जो है उसको इस तरह सर्कल कर सकता हूँ या इस तरह बना सकता हूँ, ठीक है। बाकी कलर वगैरह जो है, जो कलर आप यूज़ करना चाहे जिस तरह पे, ये वही चीज़ें कि सिर्फ फॉर्मेटिंग आप किस तरह करते हो, ठीक। एक दफ़ा आपने मॉडल बना दिया फिर आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। या तो आप फोल्डर जिस तरह भी, ये जो है मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ये 2 ऑप्शन देगा, या तो ये फाइल में सेव कर देगा, ये डायरेक्ट, या क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में वही कि आप कहीं पे भी जाके कंट्रोल वी कर दोगे तो ये उधर ही पेस्ट हो जाएगा, या आप फोल्डर में सेव कर दो। बाकी ये जो इसके शॉर्टकट है, ठीक है, ऑल्ट एक्स, बाज़ औक़ात ये तो ख़ैर छोटा वो मॉडल है, अभी जिस तरह एक मॉडल था इससे, इस पे मैं काम कर रहा था मेरे ख्याल से, अभी जिस तरह ये मॉडल हो गया, ठीक है, बड़ा मॉडल है, आपने क्या करना है, फिर इसके जो है ये जो एटम है, ये जो ऊपर एक दफ़ा इस तरह होता है कि एक दफ़ा अगर आपने मेजरमेंट मॉडल पे काम कर दिया, ठीक है, तो फिर आप कंट्रोल ए करके ऑल्ट एक्स से ये छुप जाएंगे, फिर आप इसको नज़दीक नज़दीक लेकर सिर्फ जो स्ट्रक्चर मॉडल होगा, जो सिर्फ जिस तरह हम लोगों ने मॉडल वो वहाँ पे बनाया, थीसिस या पेपर में बनाया होता है, और कंट्रोल सी, सॉरी ऑल्ट सी, ऑल्ट एक्स, बाकी ये उसके शॉर्टकट, बाकी आप लोग देख, कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल जी, ये जो बेसिक है कॉपी पेस्ट वाले जो है, स्विच फॉर्मेटिव टू रिफ्लेक्टिव, कंट्रोल एक्स, ठीक है।
डिलीट आप डायरेक्ट जो भी चीज़ डिलीट करना चाहो। बाकी वही जो प्रोजेक्ट अगर आपने जो है कुछ इसके जो है ये इंस्टॉल प्रोजेक्ट भी है स्पेसेस में, अगर आपने प्रैक्टिस के लिए करने हैं ऑलरेडी इसके साथ स्मार्ट पीएलएस के साथ जो होते हैं ये चीज़ें जो हैं, ये उसके प्रेमर जो है, ये जो इसकी बुक मैंने भी बुक शेयर की और इसका नया वर्जन मेरे ख्याल से 3rd एडिशन आया, ठीक। तो ये बुक और बाकी ये प्रोसेस मैक्रो के रिग्रेशन के जो है अगर मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक। तो एक सिंपल प्रोजेक्ट जो ये जो है प्रोसेस मैक्रो का मॉडल ये, अभी ये एग्जांपल हो, ये कंट्रोल वेरिएबल, ये देखो अभी ये देखो ये प्रोसेस मैक्रो का जो मैं कह रहा था, ठीक है। अभी ये 01 जो ये कैटेगोरिकल है, ठीक है। ये अभी आप इस तरह मॉडल बना दो और उसको टेस्ट कर दो। ये मॉडल है, अभी ये देखो मीडिएशन के ऊपर जो है मॉडरेशन है, बाकी उसके ऊपर कंट्रोल, यहाँ पे भी कंट्रोल, यहाँ मतलब जो भी आपका कम्प्लेक्स मॉडल, आपको ना मॉडल देखने की वो टेम्पलेट है वो देखने की ज़रूरत है, आपने बेसिक जो है बाकी जो भी प्रोजेक्ट अगर आपने किसी के साथ शेयर करना हो तो आप एक्सपोर्ट कर दें। अभी जिस तरह मैंने ये जो हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो अगर आप देखोगे जहाँ भी आपने सेव करना है, ठीक। अभी जिस तरह जो फोल्डर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, मैं यहाँ पे आऊँगा इंपोर्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम बैकअप फाइल, ठीक है। अभी ये स्मार्ट पीएलएस 3 का भी है, स्मार्ट पीएलएस 4 का भी है। स्मार्ट पीएलएस 4 का प्रोजेक्ट में अब ये देखो इसमें जो भी चीज़ होगा वो आपके पास, ये देखो ऑलरेडी मैंने बनाया था तो ये आपके पास आ जाएगा। बाकी आई थिंक टाइम हो गया और कल से फिर ये आप लोग इस पे प्रैक्टिस अगर कर ले तो कल जो भी क्वेश्चन होगा, वैसे ये स्मार्ट पीएलएस 4 इसी वजह से इसका नाम भी स्मार्ट है कि इसमें चीज़ें आप अभी ये देखो सिर्फ हम लोगों ने मॉडल बना दिया, अभी जो भी एनालिसिस करेंगे दो, अगर हम लोगों ने सिर्फ जो बेसिक एनालिसिस करने हैं वही जो 10 स्टेप जो वो हम सिर्फ 2 क्लिक से वो करेंगे। यहाँ पे ये जो है कल हम डिटेल में ये 1 बाय 1 ये कैलकुलेट जो है हमें पीएलएस एल्गोरिदम पे, तो ये तकरीबन 7 या 8 स्टेप मुझे यहाँ पे ये देख उसी टाइम मुझे ये परफॉर्म करके दे देगा, ठीक है। मैंने स्टार्ट कैलकुलेशन पे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ ही सेकंड में ये मुझे सारे तकरीबन 7-8 स्टेप तो यहाँ पे ये मुझे दे देते हैं। अभी ये देखो सारी चीज़ें और बाकी इंशाल्लाह बाकी चीज़ें जो है वो फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं। जो चीज़ होगी कल बाकायदा इस पे मेजरमेंट मॉडल, टेक्सचर मॉडल और इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग।